सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर आता है दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये टॉपिक ने हमें क्या बताया था, दैट हम सब लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। नाउ आई टोल्ड ऑल ऑफ यू, बताया था मैंने तुम लोगों को क्लासेस में कि तुम लोगों ने इस नोट्स का, ये तो खैर ब्लू वाले नोट्स हैं, मैंने तुम लोगों को पीडीएफ में व्हाइट वाले नोट्स भेजे हैं, उसका प्रिंट आउट लेने के लिए मैंने बोला था। जिसने भी प्रिंट आउट लिया है, अब अगर कोई टॉपिक मिस कर दिया तो आज वाली क्लास में मैं हाईलाइट करता चल रहा हूं सारे मेन पॉइंट जो हमें आंसर्स में लिखने होते हैं। जब जो टॉपिक, मान लो इंडिविजुअल डिफरेंस से क्वेश्चन आया, तो टेक्निकल की टर्म क्या होते हैं, आज वो सब भी मैं मार्क करवाऊंगा, ठीक है। तो उसको मार्क कर लेना अपनी उस बुकलेट में, जिसने किसी ने नहीं किया है तो पीडीएफ में ही मार्क करो समहाउ, बट प्रिंट करवा लेना, ठीक। तो पहला टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या पढ़ा था इसमें, दैट वी ऑल आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। डिस्टिंक्ट या वेरिएशन में से कोई एक वर्ड तुम लोग मार्क कर सकते हो। तो वी ऑल आर डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कैसे, इन टर्म्स ऑफ आर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न। और इसके अंदर ये भी लिखना पड़ेगा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये टॉपिक ने क्या बताया था कि हम सब लोग एक दूसरे से अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ आर कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे बिहेव करने के तरीके। कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरीके की होती हैं, हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये टॉपिक क्या बोलता है कि दो लोग आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं फिजिकली, साइकोलॉजिकली और बिहेव करने के तरीके में। दैट वाज ऑल अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट मस्ट बी देयर इन योर आंसर जब आप इस आंसर को लिखेंगे। दूसरी चीज, सिचुएशनिज्म, क्या पढ़ा था इसमें। सिचुएशनिज्म सिंपल सी बात बोलता है कि हम लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करते हैं। वी एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एक इंसान का बिहेवियर उसकी सिचुएशंस पर डिपेंडेंट होता है, मतलब कि हमारे जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं या जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये हमारे बिहेवियर को बनाते हैं, ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की बात करते हैं। तो आर बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय दी सिचुएशनल फैक्टर्स। ये लाइन अपने आप में बहुत जरूरी हो जाती है। और सबसे जरूरी एक वर्ड बोलो तो एक्सटर्नल फैक्टर या सिचुएशनल फैक्टर, ये वर्ड तुम्हें इसमें लिखना होता है, दैट आर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दी एक्सटर्नल और सिचुएशनल फैक्टर। बस इतनी सी बात सिचुएशनिज्म के अंदर थी। वो बॉस वाला एग्जांपल कि गुस्से वाला बंदा भी है तो बॉस के सामने गुस्सा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, सिचुएशनिज्म, एक्सटर्नल फैक्टर ने उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करवा दिया। दैट वाज ऑल अबाउट द टू बेसिक टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के असेसमेंट पे पहले हमने बात करी। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट का मतलब होता है मेजरमेंट और इवेल्युएशन किसी भी इंसान के। जब हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को जानने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी इंसान के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर और इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग मल्टीपल मेथड्स, तो उसको असेसमेंट कहा जाता है। व्हाट इज असेसमेंट, द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यूजिंग मल्टीपल मेथड्स। ये दो तरीके से किया जाता है, इनफॉर्मली और फॉर्मली। साइकोलॉजिस्ट किसमें ट्रेन होते हैं, फॉर्मल असेसमेंट के अंदर, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, असेसमेंट के मेथड्स। तो अब एक फ्लो में चल रहे हैं, तो असेसमेंट के साथ ही उसके मेथड पढ़ लेते हैं। कैसे समझते हैं हम लोगों को, हमने अभी बोला ना मेजरमेंट और इवेल्युएशन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यूजिंग मल्टीपल मेथड्स। कौन से मेथड, ये मेथड की बात कर रहे थे। तो अब इन मेथड पे आते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट ने तुम्हें जानना है, तुम्हारा आईक्यू जानना है, पर्सनैलिटी जानना है, वैल्यूज जाननी है, तो वो क्या करेगा, वो इन सभी मेथड्स का इस्तेमाल करके तुम्हें जान सकता है। जैसे कि वो तुम्हारे ऊपर उस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का एक टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। मान लो कि हमने आईक्यू जानना है एक इंसान का, तो आप क्या करोगे, आईक्यू वाला साइकोलॉजिकल टेस्ट उस इंसान पे कंडक्ट कर दोगे। कैसे डिफाइन कैसे करते हैं टेस्ट को, क्या होता है एक टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट को डिफाइन करते वक्त आप लिखोगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट एक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है। किस चीज का मेजर, मतलब इससे क्या पता चलता है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है जो हमें लोगों के मेंटल या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने में मदद करता है। मेंटल या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या सिंपली लिख दो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो आप ये लिख सकते हो आसानी से, मतलब आसान भाषा में इसको बनाऊं तो, विद ऑल द टेक्निकल टर्म, a psychological test is an objective and standardized tool through which we can measure any individual's psychological attribute, any psychological attribute। तो एक ऐसा टूल है जो कि ऑब्जेक्टिव है नेचर में, स्टैंडर्डाइज्ड है नेचर में, मतलब सेम रहता है सबके लिए इसका कंडक्शन, इसमें नॉर्म्स होते हैं, वैलिड होता है, रिलायबल होता है, इसलिए स्टैंडर्डाइज बोला जाता है। और इससे हमें क्या पता चलता है, लोगों के कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, मतलब उसकी मेंटल क्वालिटी या बिहेवियरल क्वालिटी। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। इंटरव्यूज क्या होते हैं, इंटरव्यू का मतलब होता है वन ऑन वन बेसिस पे जब हम इंफॉर्मेशन सीख करते हैं। सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑन वन बेसिस इज कॉल्ड इंटरव्यू। केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी इन डेप्थ स्टडी होती है जिसमें हम किसी भी इंसान की प्रेजेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को देखते हैं और उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री को नोटिस किया जाता है। तो व्हाट इज केस स्टडी,
एक इंसान की इन डेप्थ स्टडी, जिसमें हम एक इंसान को प्रेजेंटली वो कैसा है वो भी स्टडी करते हैं, और पास्ट से लेके अभी तक कैसा कैसा रहा है वो भी देखते हैं। तो एक इंसान को जब हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड केस स्टडी। ओके, केस स्टडी ये होता है। हाँ, और एक और चीज, केस स्टडी एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर ना बाकी सारे मेथड आते हैं। तुम फाइल बनाओगे तुम सब लोग केस स्टडी की, इस एक मेथड में इंटरव्यू भी लिया जाता है, केस स्टडी के अंदर ही हम साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, केस स्टडी के अंदर ही उस इंसान को ऑब्जर्व भी किया जाता है, और केस स्टडी में सेल्फ रिपोर्ट भी आता है जब हम उससे उसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। सो केस स्टडी में बाकी सारे मेथड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और केस स्टडी ज्यादातर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं। ठीक है, ये सारी जरूरी बातें केस स्टडी के बारे में। फिर ऑब्जर्वेशन, क्या होती है ऑब्जर्वेशन, सबको पता है। द पॉइंट इज लिखें कैसे। ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया जाता है इन वर्ड्स के थ्रू। ऑब्जर्वेशन सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज और ऑब्जेक्टिव तरीकों को कहा जाता है जिसके थ्रू हम लोगों के बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको भूल जाओ, सिंपल भाषा में अगर बोले फिर भी हमें नंबर मिल जाए और टेक्निकल वर्ड भी रहे तो, when we try to record a person's behavior in a systematic and organized way, that is called observation। क्या बोला मैंने, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड, ये दो सबसे जरूरी वर्ड है। ठीक है, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज और ऑब्जेक्टिव भी याद हो तो अच्छी बात है। सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, ऑब्जेक्टिव तरीकों से जब हम किसी के बिहेवियर को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, नेचुरली जो उसका बिहेवियर हो रहा है उसे हम रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। ऐसे आप लिखोगे, ये वर्ड होंगे तो तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर अपनी ही लैंग्वेज में लिख दिया नोटिसिंग अ पर्सन्स बिहेवियर, तो नंबर नहीं मिलेंगे, आधा नंबर मिलेगा जितने भी मार्क का पेपर होगा, है ना। ये अनफॉर्चुनेट ट्रुथ है, तभी ये क्लास है, तभी बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने लिया टेस्ट, जो मेरे इंडिविजुअल वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने आउट ऑफ नोवेयर उनका टेस्ट ले लिया। गलती ये हुई कि मतलब उनको पता ही नहीं। अब दोनों बच्चे, तुम्हें बताया था मैंने, एक बच्ची दुबई से है, उसमें एक नोएडा से है बच्ची, उसने मतलब ऐसा उन्होंने पेपर लिखा, पता है उनको, पर सारी चीजें अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो आई डोंट वांट कि अब मैं इतने सारे पेपर चेक करूं और तुम सबको एक ही बात समझाऊं, इसीलिए क्लास रख रहा हूं पहले, कि जब भी आंसर लिखो तो इस चीज का ध्यान देना। मतलब आई नो तुम्हें नॉलेज है, तुम अपनी भाषा में लिख सकते हो, पर इन वर्ड्स को अगर स्किप किया तो अनफॉर्चुनेटली आई कांट गिव यू द मार्क्स, क्योंकि सीबीएसई ऐसे ही फंक्शन करती है ना। तो जब भी जो टॉपिक आएगा उसमें ये वाले कम से कम वर्ड तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ये लिखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ रिपोर्ट, व्हाट इज सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट का मतलब होता है जब एक इंसान फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने खुद के बारे में, इसमें बस यही जरूरी है, पर ये लिखना जरूरी है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जब एक इंसान खुद के बारे में, अबाउट हरसेल्फ और हिमसेल्फ, हमें प्रोवाइड करता है, उसको सेल्फ रिपोर्ट कहा जाता है। मैंने तुमसे तुम्हारे बारे में क्वेश्चन पूछे कि भाई तुम्हारी जिंदगी में दोस्तों की क्या अहमियत है, तुम अपने आप को हैप्पी गो लकी पर्सन मानते हो या नहीं मानते हो, तो ये सब चीजें क्या है, तुम अपने ही ओपिनियन, बिलीव्स वगैरह मेरे साथ शेयर कर रहे हो, अपने बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हो, दैट विल बी सेल्फ रिपोर्ट। तो इन सभी मेथड्स का यूज करते हैं साइकोलॉजिस्ट तुम्हें जानने के लिए, दैट इज अबाउट द असेसमेंट के मेथड। अब इनका यूज करके किसको जानने की बात कर रहे हैं, अपने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को जानने की बात कर रहे हैं। ये सब क्या होता है, इसको क्यों कॉम्प्लेक्स और ये सब कहा जाता है, मल्टी डायमेंशनल, ये हमारी क्लासेस में मैंने आपको समझाया है, और वो वैसे ही समझा दिया था, लिखने में जरूरी नहीं होता है। तो लिखना, तुमने इसको एक्सप्लेन नहीं करना कि क्यों कॉम्प्लेक्स होते हैं या डायमेंशन का मतलब क्या है, बस लिखना है। तो इसीलिए ये चीज लिख के आनी है, एक्सप्लेन नहीं करना व्हाई कॉम्प्लेक्स, बट यू नीड टू राइट कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं भाई, इतने आसान नहीं है उसको समझना, और उसकी एक डायमेंशन भी नहीं है, उसकी मल्टीपल डायमेंशंस है, इसीलिए वो मल्टीपल डायमेंशंस में एक्सप्रेस किए जाते हैं। कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मतलब मेंटल क्वालिटी, एक इंसान की बहुत सारी मेंटल क्वालिटीज हो सकती है। इस बुक में हमें 5 मेजर मेंटल क्वालिटीज बताई गई हैं। इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, वैल्यूज। इस पे तो पूरी का पूरा चैप्टर ही आगे बेस्ड है, आप सबको पता है, इसीलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। एप्टीट्यूड, ये क्या होता है, एप्टीट्यूड मतलब एक इंसान का अंडरलाइन पोटेंशियल, किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए जो एक इंसान का अंडरलाइन पोटेंशियल है उसको एप्टीट्यूड कहा जाता है। इंटरेस्ट क्या होता है, एक इंसान की प्रेफरेंस, कि तुम क्या प्रेफर करते हो, तुम इस चीज में एंगेज होना प्रेफर करोगे या दूसरी एक्टिविटी में एंगेज होना प्रेफर करोगे, तो प्रेफरेंस तुम्हारे इंटरेस्ट को कहा जाता है। ये वर्ड लिखना जरूरी है, इसको भूल नहीं सकते हो। पर्सनैलिटी, व्हाट वाज पर्सनैलिटी, चैप्टर 2 में डिटेल में समझेंगे इसको, अब नेक्स्ट वीक से वही स्टार्ट करना है। बट फिलहाल पर्सनैलिटी एक इंसान के रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है। मतलब अगर मेरे स्ट्रॉन्ग, एंड्योरिंग मतलब स्ट्रॉन्ग, अगर मेरे स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज है कि मैं पोलाइट हूं, मैं ओबीडियंट हूं, मैं एग्रीएबल हूं, कुछ भी और एटसेट्रा, हाँ, ऐसे 5-6 मेरी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज हैं मेरे
मतलब पर्सनैलिटी में मेरे स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स हैं, तो उनको क्या बोलूंगा मैं, वो मेरी पर्सनैलिटी है। एक इंसान के रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को उसकी पर्सनैलिटी कहा जाता है। नाउ लेट्स कम टू वैल्यूज। वो ट्रेन वाला एग्जांपल, भाविका ट्रेन चला रही थी, है ना, वो एग्जांपल दिया था मैंने आपको इसको समझने के लिए। तो वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज हमारे एंड्योरिंग बिलीव्स को कहा जाता है। किस चीज के बिलीव, किस बारे में बिलीव? अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। अनफॉर्चुनेटली ये तो पूरा ही लिखना जरूरी है। वैल्यूज के लिए छोटी सी लाइन है, पूरी याद करनी पड़ेगी। व्हाई? बिकॉज वैल्यूज सिर्फ एंड्योरिंग बिलीफ भी नहीं होते। वैल्यूज स्ट्रॉन्ग बिलीफ तो है, बट किसके बारे में? वैल्यूज उन स्ट्रॉन्ग बिलीव्स को कहा जाता है जो सही गलत में हमें फर्क करना सिखाते हैं। मतलब आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर के बारे में, कि ये सही है, ये सही नहीं है। ऐसे वाले जो हमारे दिमाग में स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बने हैं अबाउट द आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, जो हमारी लाइफ में स्टैंडर्ड्स की तरह काम करते हैं, उनको वैल्यूज कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज नोटिस करना, जब मैं इस क्लास में तुम्हें समझा रहा हूं, तो एक एक वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं, वो एक एक वर्ड टेक्निकल है, वो एक एक वर्ड जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक हिडन चीज बोली कि वैल्यूज, ये तो मैंने तुम्हें समझाया, मैंने साथ में बोला कि वैल्यूज हमारे लाइफ में स्टैंडर्ड्स की तरह काम करते हैं, तो ये पॉइंट भी लिखा जाता है। ठीक है, मतलब आज की क्लास में एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड तुम्हारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो वैल्यूज एंड्योरिंग बिलीव्स को कहा जाता है, और ये हमारी लाइफ में स्टैंडर्ड्स की तरह काम करती हैं। जो लाइफ के स्टैंडर्ड होते हैं लोगों के, वो उनकी वैल्यूज पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब उसके बाद मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंटेलिजेंस। क्या होती है इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस का आइडिया हम सबके माइंड में है। मैं कुछ और मानता हूं इंटेलिजेंस के बारे में, तुम कुछ और मान सकते हो, पर हम कौन है? हमें उनकी डिफाइन याद करनी पड़ेगी जो कुछ जाने माने लोग हैं, जाने मानी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि सबसे पहली अगर हम एक बड़ी मतलब एक चीज की बात करें, तो वह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या मानती है, क्या होती है इंटेलिजेंस, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न इट अनफॉर्चुनेटली। तो व्हाट इज इट डिफाइन? It defines intelligence as the power to perceive, learn, understand and know. ऐसी पावर को इंटेलिजेंस कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अल्फ्रेड बिने कौन था? पहला बंदा जिसने इंटेलिजेंस पे मतलब फॉर्मली सबसे पहली बार काम किया, मेंटल ऑपरेशन की सेंस में इंटेलिजेंस को पहली बार डिफाइन करने की कोशिश करी, वो था अल्फ्रेड बिने। सो ही वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट। एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये तो नाम रट लो, इंटेलिजेंस अल्फ्रेड बिने, इंटेलिजेंस अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने वो पहला बंदा था जिसने इंटेलिजेंस पे काम किया। क्या डिफाइन दी? जज वेल, अंडरस्टैंड वेल, रीजन वेल। ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से एक इंसान जज कर पाता है अच्छे से चीजों को, समझ पाता है, रीजन दे पाता है, उसको इंटेलिजेंस कहा जाता है। वेशलर ने क्या बोला? वेशलर कहता है ये ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी है एक इंसान की, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, थिंकिंग रैशनली, हम रैशनली सोच पाते हैं, पर्पसफुली एक्ट कर पाते हैं, इफेक्टिवली डील कर पाते हैं अपने एनवायरमेंट के साथ। तो यस, यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दीज डेफिनेशंस, बट द ट्रिकी पार्ट हियर इज, कई बार क्या तुम्हारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एक, कि एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो 3 डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस बाय 3 डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट्स। राइट और मेंशन 3 डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस बाय 3 डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट्स। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, ये नोट्स में एक साथ लिखी है, बुक में एक साथ लिखी है, ये वाली लिखाएंगे तीसरी में। ये साइकोलॉजिस्ट है क्या? नहीं ना। अच्छा, क्वेश्चन फॉर यू, एनीवन बताओ। दो तो साइकोलॉजिस्ट ये हो गए, अल्फ्रेड बिने और बैचलर। इस चैप्टर में एक और डेफिनेशन दी हुई है इंटेलिजेंस की, याद है किसी को? सर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी 1985 में। वंडरफुल, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। तो ट्रायर्किक थ्योरी के अंदर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने डेफिनेशन दी है इंटेलिजेंस की, वो डेफिनेशन की बात हो रही है। तो इस चैप्टर के अंदर अगेन अ हिडन फैक्ट, तुम लोगों को 4 टोटल डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस दी गई हैं। 4 टोटल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें से एक डिफाइन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, और 3 डेफिनेशंस अलग अलग साइकोलॉजिस्ट मतलब ने दी है। एक अल्फ्रेड बिने ये वाली, वेस्लर की ये वाली, और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की एबिलिटी टू अडेप्ट, शेप एंड सेलेक्ट विद योर एनवायरनमेंट टू फुलफिल योर ऑन और योर सोसाइटीज गोल्स, ये वाली डिफाइन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की। तो ये सारी डेफिनेशंस तुम्हें याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला था, इंटेलिजेंस की डिफाइन पता चल गई। अब हमें चैप्टर बताता है कि भाई देख, इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के ना 2 अलग अलग तरीके हैं। मतलब दुनिया में जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने इंटेलिजेंस को 2 अलग अलग तरीकों से डिफाइन करने की कोशिश करी है। एक तरीके को कहा जाता है साइकोमेट्रिक अप्रोच, दूसरा तरीका है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो साइकोमेट्रिक तरीका कैसा होता है? साइकोमेट्रिक अप्रोच ऐसी अप्रोच है जिसको स्ट्रक्चरल अप्रोच कहा जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ऐसी अप्रोच है जिसको प्रोसेसिंग अप्रोच या फंक्शनिंग अप्रोच कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाली अप्रोच इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फोकस करती है इंटेलिजेंस की फंक्शनिंग पे,
कि इंटेलिजेंस प्रोसेस कैसे करती है, इंटेलिजेंस फंक्शन कैसे करती है, वेयर एज साइकोमेट्रिक अप्रोच फोकस करती है इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर पे। मतलब ये वाला जो अप्रोच है वो आंसर देती है इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बनी कैसे है, व्हाट इंटेलिजेंस कंस्टिट्यूट्स। फॉर एग्जांपल, जैसा तुमने अभी यहां पर पढ़ा, एल्फ्रेड बिने कहता है कि भाई इंटेलिजेंस जजिंग की पावर, अंडरस्टैंडिंग की पावर और रीजनिंग से मिलकर बनी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि इंटेलिजेंस परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और नोइंग से मिलकर बनी है। तो इस तरीके से साइकोमेट्रिक अप्रोच डिफाइन करती है इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर को कि इंटेलिजेंस बनी कैसे है। ऑन दी अदर हैंड, ये वाली अप्रोच, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, हमें बताती है कि इंटेलिजेंस फंक्शन कैसे करती है। जब एक बंदा इंटेलिजेंट बिहेवियर कोई कर रहा होता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। सो फॉर एग्जांपल, जैसा हमें इसने बताया कि पहले हमारी इंटेलिजेंस कैसे फंक्शन करती है, रॉबर्ट सनबर्ग ने क्या बताया था कि पहले हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, फिर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम उसको रिलेट करते हैं और चीजों से, फिर हम उसको परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। तो या फिर पास मॉडल ने क्या बताया कि पहले हम चीजों के बारे में अवेयर होते हैं, फिर अटेंशन करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं दिमाग में, फिर प्लान कर पाते हैं। ये क्या पता चल रहा है यहां पर, इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग, कि हमारी इंटेलिजेंस कैसे फंक्शन करती है, कैसे प्रोसेसिंग उसके अंदर हो रही होती है। बाकी अगर डिफरेंस बिटवीन में क्वेश्चन आ जाए तो यही वाले पॉइंट्स को इंग्लिश में बनाकर और ऐसे पॉइंट्स में डिवाइड करके कैसे लिखना है उसके लिए ये तुम्हारे सामने नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से टेबुलर फॉर्म में मैंने बना दिया है। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया गया है, बट यहां से पढ़ोगे तो बहुत क्लियरली तुम्हें समझ आ जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट्स को याद कर लेना। एक एक पॉइंट का मतलब क्लास में अच्छे से तुम्हें समझा रखा है ऑलरेडी मैंने। फिलहाल के लिए इन एक एक पॉइंट को डिटेल में हम समझने में नहीं जा सकते हैं, बट यस, बेसिक आइडिया इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच। ये व्हाट इज इंटेलिजेंस को बताती है, ये बताती है कि इंटेलिजेंस फंक्शनिंग कैसे करती है, राइट। लास्ट पॉइंट में हमेशा थ्योरीज एज एन एग्जांपल लिख दिया करो, एक एडिशनल पॉइंट बन जाता है किसके अंदर कौन कौन सी थ्योरी आती है, इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरी आती है, ठीक है। अब पहले बात करते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच की। साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर 5 थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हमने पढ़ी थी। ये बहुत ट्रिकी टॉपिक है, बहुत टफ होता है हमारे लिए याद करना, तो ये थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करता हूं। जितना जितना मैं बोल रहा हूं उतना उतना जरूरी है थ्योरीज के लिए, ठीक है। सो थ्योरीज अंडर द साइकोमेट्रिक अप्रोच। पहली थ्योरी ऑब्वियसली एल्फ्रेड बिने की पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, पहला बंदा था, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिसने मेंटल ऑपरेशन के सेंस में इंटेलिजेंस को डिफाइन करने की कोशिश करी। तो एल्फ्रेड बिने क्या बोलता है, एल्फ्रेड बिने ने बताया कि भाई इंटेलिजेंस में ना एक ही फैक्टर होता है, इंटेलिजेंस में वन फैक्टर होता है। मतलब ये कह रहा है कि इंटेलिजेंस सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज से मिलके बनी एक चीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसकी डिफाइन में क्या बनेगी, सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज। कोई भी चेकर सीबीएसई का जब आपके आंसर को चेक करता है तो सीधा एल्फ्रेड बिने के नाम के बाद ये ढूंढता है वर्ड कि बच्चे ने लिखा है सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी, तो उसको नंबर मिल जाते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं। तो मोटी मोटी बात ये बंदा क्या बताता है, ये कहता है कि भाई इंटेलिजेंस ना एक जैसी बहुत सारी चीजों से मिलके बनी एक बड़ी चीज है। मतलब किसी भी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप, लाइक छोटी छोटी एक जैसी बहुत सारी चीजें एक साथ मिल गई और उसके बाद जो बड़ी चीज बनी, दैट इज इंटेलिजेंस। सो व्हाट इज इंटेलिजेंस, सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज। एक जैसी बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी एक बड़ी चीज इंटेलिजेंस है, जिसका हम यूज करते हैं जिंदगी की हर दिक्कत को सॉल्व करने के लिए। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बिने, intelligence consists similar set of abilities that we can use to solve every problem in our environment। इसमें दिक्कत क्या थी, अगर इंटेलिजेंस सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज से मिलकर बनी चीज है तो फिर तो बंदा एक चीज में अच्छा है तो दूसरे में भी अच्छा होगा, एक चीज में खराब है तो दूसरे में भी खराब होगा, isn't it? ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसीलिए उसके बाद आया चार्ल्स पियरमैन। चार्ल्स पियरमैन कहता है ये बंदा गलत बोल रहा है, इंटेलिजेंस में एक फैक्टर नहीं होता है, इंटेलिजेंस में दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर कैसे, इंटेलिजेंस मतलब इसको अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से लिखूं तो चार्ल्स पियरमैन कहीं ना कहीं बस इतनी सी बात बोलना चाह रहा है, इंटेलिजेंस इज इक्वल टू 1g फैक्टर प्लस अ लॉट ऑफ s फैक्टर्स। इंटेलिजेंस के अंदर एक g फैक्टर आता है और बहुत सारे s फैक्टर्स आते हैं। क्या मतलब था इसका, इसकी थ्योरी का मतलब है कि इंटेलिजेंस के अंदर दो तरीके की एबिलिटीज आती हैं। एक तो हमारी इंटेलिजेंस हमें जनरल एबिलिटीज देती है, बेसिक एबिलिटीज, कॉमन एबिलिटीज, जैसे कि द पावर टू अंडरस्टैंड समथिंग, एंड अलोंग विद दैट इंटेलिजेंस हमें बहुत सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज भी देती है। जैसे तुम अपनी इंटेलिजेंस की वजह से ड्राइविंग बहुत अच्छी कर सकते हो, तुम अपनी इंटेलिजेंस की वजह से ड्राइंग बना सकते हो, तुम अपनी इंटेलिजेंस की वजह से मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तुम अपनी इंटेलिजेंस की वजह से बार्गेनिंग कर सकते हो, तुम अपनी इंटेलिजेंस की वजह से
कुछ भी और मतलब जो भी मतलब तुम्हारे क्रिएटिव वर्क है वट एवर स्पेसिफिक, लेट्स से रनिंग या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना, ये सब कुछ तुम इंटेलिजेंस की वजह से कर सकते हो। तो तुम्हारी इंटेलिजेंस तुम्हें दो फैक्टर देती है, एक जी फैक्टर होता है इंटेलिजेंस में, एक मतलब बहुत सारे एस फैक्टर होते हैं। जी फैक्टर का मतलब है कॉमन एबिलिटीज, जनरल एबिलिटीज। अब अंडरस्टैंडिंग की पावर तुम्हें बार्गेनिंग करने के लिए भी चाहिए, तुम्हें मैथ्स को सॉल्व करने के लिए भी चाहिए, तुम्हें ड्राइंग बनाने के लिए भी चाहिए, तुम्हें ड्राइविंग करने के लिए भी चाहिए, इजंट इट? अंडरस्टैंडिंग की पावर एक जनरल फैक्टर है। क्यों? क्योंकि इट इंक्लूड्स द मेंटल ऑपरेशंस व्हिच आर कॉमन टू ऑल द परफॉर्मेंसेस। तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी काम करो, जी फैक्टर तो काम आता ही है ना। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, उसमें भी जी फैक्टर लग रहा है। मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करनी है, उसमें भी जी फैक्टर लग रहा है। कौन से टैग्स डालने हैं, कौन सा टाइटल डालना है, थंबनेल क्या बनाना है ना, इन सब चीजों में भी मेरा जी फैक्टर लग रहा है। तो जी फैक्टर इज द कॉमन एबिलिटी, कॉमन एबिलिटीज जो इंटेलिजेंस आपको देती है। और एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक एबिलिटीज, स्पेशलाइज्ड एबिलिटीज दैट आर नीडेड इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉग्निटिव टास्क ओनली। मतलब एक स्पेसिफिक काम करने के लिए ही एस फैक्टर की नीड पड़ती है, जी फैक्टर वाली एबिलिटीज की नीड हमें हर टास्क को करने के लिए चाहिए। ये बात बोली चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 में, कुछ इस तरीके से। जी फैक्टर में कॉमन एबिलिटीज, एस फैक्टर में स्पेसिफिक एबिलिटीज, और इस तरीके से इंटेलिजेंस बनी है। फिर आता है लुईस थर्स्टन। लुईस थर्स्टन क्या बोलता है? लुईस थर्स्टन सिंपल सी बात बोलता है कि भाई इंटेलिजेंस इज इक्वल टू दिस स्विम वीपीएन। मतलब ये कहता है इंटेलिजेंस 7 अलग अलग तरीके की प्राइमरी एबिलिटीज से मिलकर बनी चीज है। इंटेलिजेंस में क्या आता है? दी मतलब एबिलिटी टू ऑफ स्पेशल रिलेशंस, वर्ड फ्लुएंसी, मतलब ये सारी फुल फॉर्म यहां पर लिखी है, इसको देख लेना, इसका तुम्हें मतलब समझ आना चाहिए। एनसीईआरटी में ना ब्रैकेट में दिया हुआ है छोटा छोटा, मतलब वो ब्रैकेट एक बार रीड कर लेना। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, शब्दों को समझने की पावर, नंबर्स को समझने की पावर, अपने आसपास के फिजिकल स्पेस की मेंटल इमेज दिमाग में बना के उसको समझने की एबिलिटी, कितनी जल्दी चीजों को परसीव कर सकते हो, शब्दों के साथ कितना अच्छा। अच्छा वहां पर है ओवरऑल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज को समझने की शक्ति। कॉम्प्रिहेंशन मतलब जैसे मैंने बोला बॉल, कार, तुम्हें समझ आ पा रहा है ये चीज क्या है, वो है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। वर्ड फ्लुएंसी क्या है? जो शायरों में होती है, कौन से शब्द को कहां पे इस्तेमाल करना है, कितना फ्लुएंटली यूज करना है, दैट इज कॉल्ड वर्ड फ्लुएंसी। मेमोरी की पावर है ना, और इंडक्टिव रीजनिंग करने की एबिलिटी। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब अनबायस्ड रीजनिंग। जो इंसान ये सातों चीजें कर सकता है उसको लुईस थर्स्टन के हिसाब से इंटेलिजेंट कह दिया जाता है। टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ये एक हिंट है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट लेटर टेक्निक काइंड ऑफ थिंग। ओके, इंटेलिजेंस इसके हिसाब से बस यही है, सातों चीजों से मिलकर बनी एक बड़ी एबिलिटी। फिर आता है आर्थर जेनसन, बहुत ही प्रैक्टिकल सी थ्योरी दी थी, ये ज्यादातर बच्चों को आसानी से याद भी हो जाती है। इसने बताया दो लेवल्स है इंटेलिजेंस के, मतलब इंटेलिजेंस की एक हायरार्की है। ठीक है, एक हायरार्की में सबसे नीचे लेवल पे आता है आपका लेवल 1, और ऊपर वाली हायरार्की पे है लेवल 2। ऊपर वाली हायरार्की मतलब क्यों? क्योंकि वो हायर ऑर्डर प्रोसेस है, ये ज्यादा मतलब इसके हिसाब से अच्छा है। एसोसिएटिव लर्निंग बेसिक लेवल है, एडवांस्ड लेवल लेवल 2 है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, इसलिए उसको मैंने ऊपर बनाया। लेवल 1 का नाम है एसोसिएटिव लर्निंग, लेवल 2 का नाम है कॉग्निटिव कैपेसिटी। अब याद क्या रखना है, लिखना क्या है? लेवल 1 एसोसिएटिव लर्निंग में उसने बताया कि जो आउटपुट होता है वो, सॉरी मतलब इनपुट से स्टार्ट करो, जो इनपुट होता है वो आउटपुट जैसा ही हो सकता है एट मैक्स। और लेवल 2 के अंदर आउटपुट ज्यादा इफेक्टिव होता है, इवन मोर देन इनपुट। क्या मतलब है इसका? अब इसको समझो, बेसिक वर्ड बस यही है, अब तुम्हें इसको समझना है, इसको एक्सप्लेन करना है। आर्थर जेनसन कहता है लेवल 1 मतलब एसोसिएट करके चीजों को याद करने की, रटने की एबिलिटी। और लेवल 2 मतलब चीजों को कॉग्निटिव लेवल पर प्रोसेस करके समझने की एबिलिटी। तो लेवल 1 का नाम है एसोसिएटिव लर्निंग, लेवल 2 का नाम है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। लेवल 1 में हम क्या करते हैं, हम चीजों को ना एज इट इज अपने दिमाग में बिठा देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में राम के बारे में पूछा गया तो मैं पूरी राम की स्टोरी लिखाऊंगा, दिस इज एसोसिएटिव लर्निंग। पर पंगा कहां पड़ जाता है? मान लो क्वेश्चन, मतलब बच्चे ने क्या रटा है, क्वेश्चन में राम शब्द दिखा तो मुझे राम की पूरी कहानी याद है, वो पूरी कहानी लिखाऊंगा। पर क्वेश्चन में पूछ लिया गया एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ राम्स ब्रदर्स, अब ये वाला बच्चा तो फंस जाएगा ना, क्योंकि उसने तो रट्टा मारा है, राम वर्ड देखते ही राम के बारे में लिख देगा, लिखना तो राम के भाई के बारे में है। ये कौन समझ पाएगा? जिसने इंफॉर्मेशन को कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस लेवल पे प्रोसेस किया है। मतलब इससे क्या समझना है कि यहां पर जितना हम पढ़ते हैं, जितना हमारे दिमाग में जाता है, ज्यादा से ज्यादा एज इट इज उतना ही हमें याद हो पाएगा, उतना ही आगे हम लिख पाएंगे, समझा पाएंगे। तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन यहां पे कुछ ऐसा लिखता है, मतलब एट द बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है, यहाँ पे इनपुट इज एग्जैक्टली सेम लाइक आउटपुट। बट
कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में क्या होता है, जो तुम समझते हो तुम उससे भी ज्यादा, मतलब जितना तुम्हारे दिमाग में गया तुम उससे भी ज्यादा बढ़िया तरीके से आगे फर्दर समझा सकते हो, दैट इज कॉग्निटिव कैपेसिटी। ये क्या हुआ, दैट इज कॉग्निटिव कैपेसिटी। यहां पर आउटपुट ज्यादा स्ट्रांग होता है इवन मोर देन इनपुट, क्योंकि हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं डिटेल में, डेप्थ में। तो ये सारी चीजें आर्थर जेनसन के बारे में जरूरी थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो अब ये वाली थोड़ी सी ट्रिकी थ्योरी हमारे सामने आती है, जेपी गिलफोर्ड का मॉडल। जेपी गिलफोर्ड क्या बोलता है, जेपी गिलफोर्ड बताता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में कि इंटेलिजेंस का ना जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल है। मतलब अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड तुम्हारी इंटेलिजेंस 3D है। कैसे 3D है, जेपी गिलफोर्ड कह रहा है कि इंटेलिजेंस के अंदर 3 डायमेंशन आती हैं, दैट इज कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट्स। मतलब समझो, ये कह रहा है जो इंटेलिजेंस के ट्रेट्स है ना वो 3 डायमेंशंस में समझे जा सकते हैं। एनसीईआरटी लेवल पर मैंने आपको बताया, बहुत शॉर्ट में इसकी थ्योरी के बारे में बताया गया है, इसीलिए कई बच्चों को ये थ्योरी अनक्लियर रह जाती है। बैचलर्स में भी किसी किसी को पढ़ाई जाती है, बट मास्टर्स में तो सब बच्चों को ये पढ़ना ही पड़ता है थ्योरी डिटेल में। उसमें आपको पता चलेगा कि ऑपरेशन के पीछे कौन सा माइंड का पार्ट एसोसिएटेड है, क्या है इसका एग्जैक्टली मतलब है। अभी तुम्हें ये नहीं पता यूनिट क्लासेस वगैरह का एग्जैक्टली मतलब क्या है, वो सब कुछ बाद में बताया जाता है। तो इसीलिए अभी फिलहाल इस थ्योरी को सिर्फ मेन इसके क्रक्स समझने की कोशिश करो, एनसीईआरटी में तुम्हें शॉर्ट ही बताया गया है। तो जेपी गिलफोर्ड क्या बोलता है, ये कहता है कि इंटेलिजेंस के ना 3 डायमेंशन है, कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट। कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट का मतलब, ये बात ध्यान से समझना, कंटेंट मतलब तुम्हारी इंटेलिजेंस किस नेचर के मटेरियल्स पे ऑपरेट कर सकती है। हमारी इंटेलिजेंस किस टाइप की इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस कर सकती है, उस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को कंटेंट कहा जाता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो ऑडियो तुम्हारे लिए एक कंटेंट है, जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है विजुअल तुम्हारे लिए कंटेंट है। ऐसे ही और भी होते हैं, बट इन दोनों के हिसाब से इजीली समझ आता है टॉपिक। तो कंटेंट मतलब द नेचर ऑफ मटेरियल जिस पे इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस काम कर सकती है। ऑपरेशन मतलब जो तुम काम करते हो, अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम याद करने की कोशिश कर रहे हो, तुम रिमेंबरिंग कर रहे हो, मतलब मेमोरी का यूज कर रहे हो, अपनी कॉग्निशन का इस्तेमाल कर रहे हो, रिटेंशन का यूज करोगे, बाद में रिट्रीव करने की कोशिश करोगे। ये सब कुछ ऑपरेशन होते हैं। तो ऑपरेशन मतलब वट एवर द रिस्पॉन्डेंट डज, एनसीईआरटी ऐसे एक्सप्लेन करती है इसको, कि जो भी कुछ तुमने कंटेंट पर किया वो ऑपरेशन है। तो कंटेंट मतलब किस टाइप की, किस नेचर की मटेरियल पे तुम ऑपरेट कर सकते हो, और जो भी तुम ऑपरेट कर रहे हो, जो भी तुम अपने दिमाग में अभी कर रहे हो, वट एवर द रिस्पॉन्डेंट डज, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस। जो तुम अभी कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। और लास्टली जब तुम्हें समझ आ गया तो तुमने किस फॉर्म में उसको अपने दिमाग में स्टोर किया, उसको कह दिया जाएगा प्रोडक्ट। हम किसी चीज को अपने दिमाग में यूनिट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को क्लासेस की फॉर्म में स्टोर करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को सिस्टम्स की फॉर्म में सेव करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को रिलेशंस की फॉर्म में सेव करते हो। इसको ऐसे समझो जैसे हम कंप्यूटर में वो बनाते हैं फोल्डर्स, कि भाई गेम्स के फोल्डर ये रहे, है ना, एजुकेशन वाला फोल्डर ये रहा, एटसेट्रा फोल्डर। तो लाइक किस कैटेगरी में, किस फॉर्म में तुमने इंफॉर्मेशन को फाइनली प्रोसेस करके अपने दिमाग में स्टोर किया है, उस फॉर्म को प्रोडक्ट कहा जाता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल, कंटेंट, किस टाइप की इंफॉर्मेशन पे हमारी इंटेलिजेंस काम कर सकती है, जो काम करती है ऑपरेशन जो माइंड में कर रहे हो, जिस तरीके से, जिस फॉर्म में उसको स्टोर किया, दैट बिकम्स प्रोडक्ट्स। अब कितनी कितनी क्या चीजें होती हैं वो याद करना है। कंटेंट होते हैं 5, ऑपरेशन होते हैं 6, प्रोडक्ट भी होते हैं 6। अभी तुम्हें 6 के 6 याद करने की जरूरत नहीं है, एटसेट्रा लिख देना, कॉग्निशन, मेमोरी, एटसेट्रा, यहां पर विजुअल, ऑडिटरी, एटसेट्रा, यूनिट क्लासेस, एटसेट्रा, बहुत है। बट रेशो लिखना पड़ेगा। और अगर कॉप याद कर रहे हो, क्योंकि पहले कंटेंट ही होता है फिर ऑपरेशन प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, कंटेंट 5 तो 5 6 6 का ऐसे रेशो बनता है, 6 ऑपरेशन 6 प्रोडक्ट और 5 कंटेंट होते हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 180। तो इसलिए इस सेल, मतलब ये जो गिलफोर्ड का मॉडल है, इसको माना जाता है कि इसमें 180 सेल्स हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड इंटेलिजेंस का जो स्ट्रक्चर है वो 180 सेल्स से मिलकर बना है। जो सेल तुमने साइंस में पढ़ा है उसी सेल की बात हो रही है। मैंने बताया था बायोलॉजिकली भी थ्योरीज को प्रूव किया जाता है, तो आगे समझ आएगा तुम्हें एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है। फिलहाल के लिए याद कर लो कि गिलफोर्ड कह रहा है कि भाई इंटेलिजेंस में टोटल 180 सेल्स हैं, और हर सेल की कम से कम एटलीस्ट एक एबिलिटी होती है। एवरी सेल इज एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 एबिलिटी। ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो वैसे चलेगा, मेन थ्योरी बस इतनी है। कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट क्या होते हैं ये लिख दिया, कितने होते हैं वो लिख दिया, टोटल 180 सेल से मिलकर बनी है।
That is all that you need to write about structure of intellect model. Now till this point we are clear with all the psychometric approach के अंदर आने वाली theories. अब बढ़ते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर आने वाली थ्योरीज पे. थ्योरीज के बाद छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, बट अभी थोड़ा सा मतलब अटेंशन बना के रखो, ठीक है. हाँ, लेट्स डू थ्योरीज अंडर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच आल्सो. सो ट्रिआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, सबसे पहली थ्योरी आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर ड्यू टू दिस सेगमेंट. इस वाले पार्ट की वजह से इसको हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर रखा है. तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने थ्योरी दी और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हमें बताने की कोशिश करता है कि इंटेलिजेंस के 3 टाइप बोल लो या 3 एलिमेंट बोल लो. वो 3 एलिमेंट ये हैं भाई. पहला कॉम्पोनेंशियल, जिसका दूसरा नाम है एनालिटिकल. दूसरा एक्सपीरियंशियल, जिसका दूसरा नाम है क्रिएटिव. और तीसरा कॉन्टेक्चुअल, जिसका दूसरा नाम है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कहता है कि हम लोग मतलब हम सब में ये तीनों टाइप की इंटेलिजेंस है. किसी में कोई ज्यादा होती है, किसी में कोई ज्यादा होती है. अब हमें बस ये समझना है कि कैसी कैसी इंटेलिजेंस है, हम इन वाली इंटेलिजेंस की वजह से क्या क्या कर पाते हैं. तो देखो, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है, वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम एनालिटिकली सोच सकते हैं और क्रिटिकली सोच सकते हैं. तो पहला पॉइंट, एनालिटिकल इंटेलिजेंस या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? जिसकी वजह से हम एनालिटिकल या क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं, जो बच्चों के लिए जरूरी होती है ना. तुम्हें नई नई थ्योरी समझनी है, क्वेश्चंस पूछने हैं, डाउट पूछने हैं, तुम्हें एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है. इसीलिए बोला जाता है कि जो बच्चे कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में हाई होते हैं वो बच्चे स्कूल्स में सक्सीड करते हैं. ऑल द स्टूडेंट्स हु आर हाई इन कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस दे सक्सीड इन देयर स्कूल लाइफ, एकेडमिक लाइफ. अब इस वाली इंटेलिजेंस के अंदर ना 3 मतलब सब कंपोनेंट दिए गए हैं जो कि डिफरेंट ही है, पूरी एक अलग से थ्योरी है एक्चुअली. अगेन मैं वही बता रहा हूं तुम्हें, एनसीईआरटी में क्लब करके लिख दिया जाता है, बट ट्रिआर्किक थ्योरी जब तुम दोबारा पढ़ोगे बैचलर्स में जाके तो बाकी चीजें अलग से पढ़ाई जाएंगी, ये वाला टॉपिक अलग से पढ़ाया जाता है अंडर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. ये डिफरेंट ही पार्ट था उसका. खैर, तो इसलिए हम इसको भी बाद में कर लेंगे तो भी चलेगा. फिलहाल इंटेलिजेंस समझो. कॉम्पोनेंशियल में कौन सी एबिलिटी आती है? एनालिटिकली और क्रिटिकली सोचने की शक्ति, और ये बच्चे स्कूल में सक्सीड करते हैं. दिस इज द जिस्ट ऑफ कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस. एक्सपीरियंशियल क्या होती है? एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस वो होती है जिस एबिलिटी की वजह से हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को क्रिएटिवली यूज करते हैं अपनी नई दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए. पास्ट में इशू हुआ था, जब मैंने उस इशू को डील किया तो अब मुझे एक्सपीरियंस मिल गया. अब मुझे पता है अगली बार कुछ सिमिलर इशू होगा तो मैंने उससे कैसे डील करना है. दिस एबिलिटी इज कॉल्ड क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को क्रिएटिवली इस्तेमाल करना अपनी जिंदगी की नई दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए. इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ब्रेकअप वाला एग्जांपल. एक बंदे का ब्रेकअप हो गया तो उसने कुछ चीजें पिछली बार नोटिस कर ली थी. इस बार जब वो लेट रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट सीन मतलब आपको दिखेगा कि आपको गुड नाइट बोलने के बाद फिर भी लास्ट सीन रात के 3 बजे तक का है, तो मतलब वो समझ जाएगा, इस बार पहले से रेडी हो जाएगा. क्या मतलब हुआ कि उसने अपने पुराने एक्सपीरियंस को क्रिएटिवली इस्तेमाल किया अपनी नई दिक्कत को सॉल्व करने के लिए और मे बी अपने रिश्ते को अब वो बचा ले. तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है, क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस में रिफ्लेक्ट होती है. लास्ट आती है हमारी कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, जिसका नाम है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. ये वाली इंटेलिजेंस को रॉबर्ट स्टर्नबर्ग खुद इसके लिए बायस्ड है, क्योंकि ये बोल बैठा कि जो लोग कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस में हाई होते हैं दे एंड अप बिकमिंग सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ, राइट. क्योंकि तभी तो इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है, बिकॉज ये वो लोग हैं जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, जिनके अंदर बिजनेस की सेंस होती है. क्या मतलब है इस टॉपिक का? कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस का मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि तुम अपने एनवायरमेंट के साथ इफेक्टिवली डील कर सकते हो. अब एक बच्चा लेट से 100 में से 100 लाता है टेस्ट पेपर्स में अपने, स्कूल्स में अपने, उसके 100 में से 100 आते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस तो हाई है. पर अगर वो जिंदगी की बेसिक दिक्कतों को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, पापा ने कोई काम करने को दे दिया, कुछ बोल दिया करने को, बच्चा वो चीज कर ही नहीं पा रहा है, तो 100 में से 100 नंबर लाने के क्या मतलब वो उसका फायदा हुआ, है ना. किसी से बात करनी बच्चे को नहीं आ रही, तो फिर 100 में से 100 नंबर का क्या फायदा हुआ. इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू ऑल ऑफ बोथ ऑफ दीज अदर इंटेलिजेंस, क्योंकि ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, ये तुम्हें सिखाती है, मतलब इट हैज द एबिलिटी टू डील विद योर एनवायरमेंटल डिमांड्स ऑन एनकाउंटर्ड ऑन डेली बेसिस. तो हमारी वो शक्ति जिसकी वजह से हम अपनी डे टू डे लाइफ के साथ इफेक्टिवली डील कर पाते हैं, उसको कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस कहा जाता है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है. अब कॉम्पोनेंशियल के अंदर ना तुमने एक्सप्लेन करने हैं 3 सब पार्ट. तो कॉम्पोनेंशियल में 3 सब कंपोनेंट्स आते हैं, जिसको बोला जाता है नॉलेज एक्विजिशन, मेटा कंपोनेंट और परफॉर्मेंस कंपोनेंट. क्या मतलब इसका भी ये समझो. ये थ्योरी हमें बताती है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बताता है कि इंटेलिजेंस अब ऑपरेट कैसे करती है, फंक्शन कैसे करती है. तो
जब हमें कोई स्किल सीखनी होती है, क्योंकि स्कूल लाइफ में तुम बहुत सारी अलग अलग स्किल्स भी सीखते हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, राइट। मतलब हम सीखते हैं द वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, चीजें कैसे होती हैं ये सीखना इज कॉल्ड नॉलेज एक्विजिशन। मैंने क्या बोला, चीजें कैसे होती हैं ये सीखना नॉलेज एक्विजिशन कहलाता है, वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। मैंने कैसे करना है उस चीज को, अब दैट इज कॉल्ड मेटा कंपोनेंट, द हायर ऑर्डर कंपोनेंट, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है प्लानिंग। सो इन इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग कंसर्निंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। डिफरेंस समझो, चीजें कैसे होती हैं नॉलेज एक्विजिशन, मैंने क्या करना है मेटा कंपोनेंट, इन रियलिटी में करना इज कॉल्ड परफॉर्मेंस कंपोनेंट। मतलब तुम गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो, गाड़ी वाला बंदा जो तुम्हें सिखा रहा है वो तुम्हें बता रहा है ये स्टीयरिंग होता है, ये होता है, ऐसे गाड़ी चलती है, नॉलेज एक्विजिशन। तुम सीख रहे हो गाड़ी चलती कैसे है, अब तुम्हारे हाथ में गाड़ी है, वो साथ में बैठा है, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, भाई मैं कैसे चलाऊंगा, तो गाड़ी कैसे चलती है नॉलेज एक्विजिशन, तुमने कैसे चलानी है, जब तुम वो सब प्लान करते हो, एसोसिएट करते हो चीजों को, आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हो, मेटा कंपोनेंट। जब अब चलानी सीख गए, नॉर्मली चला रहे हो, तो परफॉर्मेंस कंपोनेंट व्हिच इन्वॉल्व्स एक्चुअली डूइंग थिंग्स। दैट इज ऑल फॉर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एंड आल्सो इसने एक डिफाइन दी है इंटेलिजेंस की, यहां पर है जो मैं पहले बता रहा था, ये डिफाइन भी तुम्हें याद करनी पड़ेगी। ये कहता है इंटेलिजेंस एक ऐसी शक्ति है एक इंसान की जिसकी वजह से तुम अपने एनवायरनमेंट के साथ ढल सकते हो, उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हो, उसको अपने हिसाब से शेप कर सकते हो, या खुद उसके हिसाब से शेप हो सकते हो, और या फिर अपने हिसाब से एक फेवरेबल एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड दी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके हिसाब से, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के हिसाब से, वो बच्चा इंटेलिजेंट है जो आज वाली क्लास में भी अपना फोकस बना के रख पाएगा, क्योंकि नॉर्मली तो हमारी क्लास में मैं इतना ज्यादा लगातार एक तरफा नहीं बोलता हूं, हमारा इंटरेक्शन हो रहा होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। पर ये चीज जो आज हो रही है नॉर्मल क्लासेस से डिफरेंट है। तो जो बच्चा आज की क्लास में अपने आप को ढाल पा रहा है वो इंटेलिजेंट है, राइट। तो अपने आप को अडेप्ट करना सिचुएशन के हिसाब से, या अपनी सिचुएशन को ही बदल देना अपने हिसाब से, या फिर एक सिचुएशन चेंज ही कर लेना, ये सारी चीजें इंटेलिजेंस को ही दर्शाती हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। देन दूसरी जो थ्योरी आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर, वो थी पास मॉडल। पास मॉडल क्या होता है, पास मॉडल हमें दिया जेपी दास, जैक लेगरी और कर्बी ने। यहाँ पर 3:3:3 का रेशो है, किसी को याद हो तो मैंने ये बताया था ना कि यहाँ पर 3:3:3 का रेशो है। तीन साइकोलॉजिस्टों ने मिलके हमें बताया कि आपके अंदर 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है जो आपकी टोटल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, और उसकी वजह से तुम 3 डिफरेंट काम कर पाते हो। यानी कि तुम किसी चीज के प्रति अराउज हो पाते हो, उसको अटेंड कर सकते हो, तुम किसी चीज को अपने दिमाग में प्रोसेस कर सकते हो साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली, है ना, और तुम किसी भी चीज को अपने दिमाग में प्लान भी कर सकते हो। तो 3:3:3 का रेशो आता है। 3 साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरी दी, हमें बताया कि हमारी बॉडी में कोई 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है जो हमारी टोटल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, सारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, और उनकी वजह से हम 3 ही डिफरेंट काम कर पाते हैं। दैट इज, हम चीजों के प्रति अराउज हो पाते हैं, अवेयर हो पाते हैं, हम चीजों को अटेंड कर पाते हैं, और हम चीजों को अपने दिमाग में प्रोसेस कर पाते हैं, और फाइनली हम उन्हें प्लान भी कर पाते हैं। कैसे याद करोगे, पी फॉर प्लानिंग, ए से अराउजल अटेंशन, साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग। पास मॉडल में ही इसका अंदर का मतलब थ्योरी दी जाती है, कंटेंट दिए जाते हैं। अराउजल अटेंशन क्या होता है, किसी चीज के बारे में अवेयर होना, अराउजल, किसी चीज पर अपना ध्यान बना के रखना, अटेंशन। फिर अब इसमें लिखोगे क्या, इसमें तुम ये लिखते हो कि अराउजल जरूरी है किसी चीज को अटेंड करने के लिए, और अराउजल और अटेंशन दोनों जरूरी है फर्दर उसको प्रोसेस करने के लिए, इजंट इट। तो क्या लिखते हैं पहले पॉइंट में कि अराउजल होना जरूरी है, तभी हम चीज को अटेंड कर पाएंगे, और अराउज होने के साथ साथ उसको अटेंड करना, ये दोनों जरूरी है, तभी हम किसी चीज को अपने दिमाग में प्रोसेस कर पाएंगे। नाउ द थिंग इज, कैसे प्रोसेस करना है। अब कैसे प्रोसेस करना है में हमें 2 चीजें बताई गई हैं कि एक इंसान अपने दिमाग में किसी भी इंफॉर्मेशन को 2 तरीके से प्रोसेस कर सकता है, आइदर साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब तुम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, अलग अलग चीजों को एक साथ समझने की कोशिश करते हो, दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग।
जो अभी हो रहा है। अब यहां पर ध्यान दो, कैसे लिखेंगे इसको। When we try to integrate various concepts, जब हम इंटीग्रेट करते हैं, कंबाइन करते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, इसको साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग कहा जाता है। जब हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ इंटीग्रेट करते हैं उसे समझने के लिए, कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, तो इसको साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग कहा जाता है। वेयर एज सक्सेसिव प्रोसेसिंग कहा जाता है जब हम किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं सीरियल ऑर्डर में, ताकि एक चीज याद आए तो दूसरी अपने आप ही हमें याद आ जाए। इसको सक्सेसिव प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्या बोला मैंने? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हम यूज करते हैं चीजों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, चीजों को लर्न करने के लिए हम यूज करते हैं, याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो सीरियली याद करना, रिमेंबर वर्ड किसके लिए जरूरी हो गया? सक्सेसिव प्रोसेसिंग के लिए। कॉम्प्रीहेंशन वर्ड मतलब समझना, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रिलेट करना, ये वर्ड किसके लिए जरूरी हो गए? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग के लिए। तो अभी आप क्या कर रहे हो? तुम बहुत सारी चीजों को एक साथ अपने दिमाग में मीनिंगफुल कुछ पैटर्न बना रहे हो ताकि तुम्हें समझ आ पाए। दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। जब इसको याद करोगे, पहले अराउजल आता है, फिर अटेंशन आता है, फिर प्रोसेसिंग आती है, फिर ये आता है। ये क्या होता है? सक्सेसिव प्रोसेसिंग। एक एक करके चीजों को याद करना। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से, समझने के लिए क्लास सुनो, समझने के लिए खुद से पढ़ो, समझने के लिए क्लास को दोबारा सुनो, समझने के लिए डाउट पूछो, जरूरी है, ये सब कुछ जरूरी है समझने के लिए। पर याद करने के लिए क्या जरूरी है? याद करने के लिए जरूरी है फ्लो चार्ट्स बनाना। इफ यू विल मेक फ्लो चार्ट्स ऑफ चैप्टर्स ऑन योर ऑन, तो क्या होगा? तुम कहीं ना कहीं उस सेम इंफॉर्मेशन को जिसको तुमने पहले से साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर रखा है, उसको तुम अपने दिमाग में सक्सेसिव ऑर्डर में भी प्रोसेस कर लोगे। पहले ये टॉपिक आता है, इसमें ये की टर्म है, फिर ये टॉपिक आता है, उसमें ये की टर्म है। ऐसे लर्निंग होती है। तो वेन एवर द स्टूडेंट्स आस्क, अभी तुम्हारे सीनियर्स, ये जब उनका 4 तारीख को पेपर था, तब भी मैं उनको 3 तारीख तक यही बातें बोल रहा था कि भाई फ्लो चार्ट बना लो, फ्लो चार्ट बना लो, फ्लो चार्ट बना के पढ़ा करो, फ्लो चार्ट बना के याद करो। क्यों? क्योंकि सीरियल ऑर्डर में जब तक तुम चीजों को याद नहीं करते हो तब तक चीज याद होगी ही नहीं ना, क्योंकि याद करने के लिए सक्सेसिवली प्रोसेस करना ही पड़ेगा। समझने के लिए साइमल्टेनियस होती है, याद करने के लिए फ्लो चार्ट बनाओगे तो सीरियल ऑर्डर में चीजें तुम्हें याद भी हो जाएंगी। खैर, फाइनली जब हमने चीज को प्रोसेस कर लिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम उसको अपने दिमाग में प्लान कर पाते हैं। नाउ व्हाट वाज प्लानिंग? प्लानिंग के लिए मैंने तुम्हें एक हिंट दिया था। प्लानिंग के अंदर आता है थिंकिंग अबाउट द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, इंप्लीमेंटिंग इट एंड इवेल्युएटिंग इट्स इफेक्टिवनेस। तो प्लानिंग मतलब जब तुम किसी चीज को सोचते हो कि मैं क्या करूं, उसको असल में करना, और जो किया वो ठीक किया या नहीं उसको इवेल्युएट करना, दैट बिकम्स प्लानिंग। थिंकिंग अबाउट द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, इंप्लीमेंटिंग इट एंड इवेल्युएटिंग इट, टाई बिकम द शॉर्ट फॉर्म टू लर्न द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लानिंग। सोचना कि क्या करूं, उसको असल में करना, और उसके साथ साथ जो किया सही किया या नहीं उसको इवेल्युएट करना, दिस इज प्लानिंग। फिर इसके बाद हमें बताया गया था कि कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम नाम से एक टेस्ट बैटरी दी थी। किसने दी थी? जेपी दास और जैक लेगलेरी ने। दास, नेगलरी, कर्बी ये 3 लोग थे, उसमें से किर्बी हट गया और फिर दास और नेगलरी रह गए। इन्होंने हमें दिया कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, जो कि बच्चों की कॉग्निशन को चेक करने के लिए एक टेस्ट बनाया गया था, जो 5 से 18 साल के बच्चों पर लागू किया जाता था। तो 5 से 18 ईयर के बच्चों का कॉग्निटिव असेसमेंट चेक मतलब करने के लिए कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम से एक टेस्ट बैटरी बनाई गई थी दास और नेगलरी द्वारा। ये बात यहां पर बताई जा रही है। लास्ट थ्योरी, जो कि बहुत ही बढ़िया थ्योरी थी, हार्वर्ड गार्डनर की पूरी वीडियो हमने सुनी थी क्लास में, जो वो बोलना चाह रहा था। आज ही उसकी वीडियो भी डाली मैंने यूट्यूब पे, देखना उसको, है ना। अपने स्कूल वाले बच्चों के साथ भी शेयर कर देना उस वीडियो को। वो तुम्हारी क्लास में से एक छोटी सी मैंने क्लिप डाली है, क्योंकि इसने बहुत बढ़िया बात बोली थी हार्वर्ड गार्डनर ने, राइट। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बोला था? हार्वर्ड गार्डनर ने उस वीडियो में हमें बताने की कोशिश करी कि कैसे हमारा स्कूल सिर्फ इन दोनों टाइप के इंटेलिजेंसेस पे फोकस कर रहा है, और इतने सारे इंटेलिजेंसेस को हमारा स्कूल इग्नोर कर रहा है। हमारा स्कूल सिर्फ इन 2 टाइप की इंटेलिजेंस को पकड़ के उन्हीं को पढ़ाता रहता है, उन्हीं बच्चों पे मतलब उनका सिर्फ फोकस है हमारे स्कूल का, हमारे हर 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 स्कूल का, है ना। वो तो इवन बाहर के स्कूल्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है, पर इन इंटेलिजेंसेस पे फोकस ही नहीं है स्कूल्स का। तो इस टॉपिक पे एक वीडियो मतलब मैंने अपलोड करी है, देखना आप लोग भी इस चीज को, अगर तुम्हें याद है क्लास वाला तो अच्छी बात है,
अदरवाइज डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। तो खैर, क्या बोला हार्वर्ड गार्डनर ने, ये एक रेवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट था, लोगों से अलग बात करता था, इसीलिए इसकी थ्योरी पे डिबेट भी है कि इसको इंफॉर्मेशन में रखें या साइकोमेट्रिक पे रखें। बात ही अलग कर दी। ये बंदा ना तो हमें ये बता रहा है कि इंटेलिजेंस कैसे बनी है, ना ही हमें ये बता रहा है इंटेलिजेंस कैसे फंक्शन करती है। यही डिबेट है इसके बारे में। पर खैर, 12th लेवल पर तुम यही समझोगे कि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का पार्ट है, बाद में जाके तुम्हें समझ आएगा कि ये तो किसी का भी पार्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट थ्योरी है। खैर, तो हार्वर्ड गार्डनर ने बोला कि भाई 8 डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस होती है एक इंसान में, 8 टाइप की इंटेलिजेंस, किसी में कोई ज्यादा, किसी में कोई ज्यादा। लिंग्विस्टिक मतलब एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड यूज लैंग्वेज, किसमें हाई होती है, राइटर्स, शायर्स, पोएट्स वगैरह। लॉजिकल मैथमेटिकल, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट वगैरह, है ना। यहाँ पर राइटर आ गए थे, और पोएट वगैरह तुम मतलब एग्जाम्पल में लिख सकते हो। स्पेशियल मतलब अपने आसपास के स्पेस को, फिजिकल स्पेस को इफेक्टिवली यूज कर पाने की एबिलिटी, जो कि किसमें होती है, आर्किटेक्चर्स वगैरह में होती है, सर्जन्स में लिख सकते हो, पायलट्स में लिख सकते हो, एटसेट्रा, है ना। फिजिकल स्पेस को जो अच्छे से समझ सकते हैं, उसकी मेंटल इमेज दिमाग में बना के उसको यूज अच्छे से कर सकते हैं। आर्टिस्ट ड्राइंग वगैरह में जो अच्छे होते हैं। म्यूजिकल वाली ऑब्वियसली म्यूजिशियंस, जो लोग कंपोजर्स होते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, उनके अंदर म्यूजिक की रिदम्स को समझने की और मैनिपुलेट करने की एबिलिटी होती है। जो अपनी बॉडी को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, एबिलिटी टू यूज योर होल बॉडी और एटलीस्ट पोर्शन ऑफ योर बॉडी बहुत ही इफेक्टिवली, फ्लेक्सिबली, क्रिएटिवली। उस जैसे जिम्नास्ट हो गए, योगा वगैरह करने वाले लोग हो गए, है ना, वो सब बॉडी कैनेस्थेटिक में आ जाएंगे। इंटरपर्सनल, इंट्रा नेचुरलिस्टिक, एक जैसी थी लगभग। इंटर मतलब, अब इसमें हिंट समझो, इंटरपर्सनल में वो हाई है जो दूसरों के बिहेवियर और इमोशन को अच्छे से समझ सकता है। इंट्रा में वो हाई है जो खुद के बिहेवियर, इमोशंस को अच्छे से समझता है। जो नेचर की बारीकियों को समझे वो नेचुरलिस्टिक में हाई। जो नेचर को अच्छे से समझ सकता है, उसकी बारीकियों को जानता है, वो नेचुरलिस्टिक में हाई होता है। जो खुद को अच्छे से समझता है वो इंट्रा में हाई होता है। जो दूसरों को अच्छे से समझता है वो इंटर में हाई होता है। और दूसरों को समझना और अपनी बात दूसरों को समझाना, दोनों चीजें इसी में आती हैं, इंटर। व्हेन इट इज अबाउट यू, जैसे स्पिरिचुअल लीडर वगैरह, तो इंट्रा। इंटर मतलब साइकोलॉजिस्ट, इंटर मतलब पॉलिटिशियन वगैरह, वो सब लोग। नेचुरलिस्टिक मतलब बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, ये सब। तो दैट वाज द थ्योरी गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। और ये नौवीं, एक और 9th इंटेलिजेंस पे भी काम कर रहा है। किसी को अगर पता हो तो इसके बारे में सर्च कर सकते हो आप लोग। हार्वर्ड गार्डनर एक 9th इंटेलिजेंस पे और काम कर रहा है, जो कि बड़े लेवल की बुक्स में आ चुकी हैं। 12th में अभी 1-2 साल में आ जाएगी, 12th में भी, क्योंकि उसकी रिसर्च लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हार्वर्ड गार्डनर ने बोला है 9th इंटेलिजेंस होती है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। खैर, फिलहाल तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट यस, ये भी उसने हमें बताया है। सो दैट इज ऑल फॉर ऑल द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। अब अगले टॉपिक में हमें समझाया जा रहा है कि इंटेलिजेंस कैसे डिटरमाइन होती है एक इंसान की। तो हमारी इंटेलिजेंस हमारे जीन्स और हमारे एनवायरमेंट दोनों पर डिपेंड करती है। मतलब हमारी इंटेलिजेंस में जीन्स का भी रोल है और हमारे एनवायरमेंट का भी रोल है। नेचर को हेरिडिटी और जीन्स दोनों वर्ड बोले जा सकते हैं, नर्चर को एनवायरमेंट कहा जाता है। तो हमारी इंटेलिजेंस हमारी जीन्स और एनवायरमेंट दोनों पर डिपेंड करती है। कैसे? अब हमें पता है दोनों पे करती है, पर कैसे करती है? तुम्हें 2 पॉइंट लिखने होते हैं इन द फेवर ऑफ नेचर, और 2 पॉइंट लिखने होते हैं इन द फेवर ऑफ नर्चर। नेचर के फेवर में ट्विंस पर जो स्टडी हुई थी वो लिखी जाती है। नर्चर के फेवर में एनवायरमेंट पर जो स्टडी हुई थी, एनवायरमेंटल स्टडीज, वो लिखी जाती हैं। और अडॉप्टेड चिल्ड्रन पर जो स्टडी हुई है वो स्टडी कॉमन है। वो स्टडी इसको भी फेवर करती है और वो स्टडी इसको भी फेवर करती है। तो अडॉप्टेड चिल्ड्रन पर जो स्टडी हुई वो दोनों के रोल को फेवर करती है, नेचर को भी, नर्चर को भी। और ट्विंस वाली स्टडी फेवर करती है नेचर के पार्ट को, और एनवायरमेंट वाली स्टडी फेवर करती है नर्चरिंग के पार्ट को। क्या था स्टडी में? ट्विंस वाली स्टडी तुम्हें याद करनी पड़ेगी कि जो ट्विंस साथ में पले बड़े, उसका आईक्यू 0.9 तक कोरिलेट किया, उनका एनवायरमेंट चेंज हो गया तब भी आईक्यू 0.7 तक कोरिलेट किया, वगैरह वगैरह। तो ये तुम्हें याद करना है। पर बेसिक आइडिया क्या था कि ये स्टडी हमें बताती है दैट यस, क्योंकि जेनेटिक सिमिलरिटी ज्यादा है तो आईक्यू भी सेम हुआ बच्चों का, इसीलिए नेचर इन्फ्लुएंस कर रहा है आईक्यू को। अगला पॉइंट बोला जाता है कि हमने स्टडी करी कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट थे, मतलब जिन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया गया, उन बच्चों का आईक्यू क्या उनके बायोलॉजिकल पेरेंट जैसा था या अडॉप्टेड पेरेंट जैसा? हमें यह पता चला कि बच्चों का आईक्यू बायोलॉजिकल पेरेंट जैसा था। बच्चे को अडॉप्ट करके कोई और ले गया, बच्चे का आईक्यू फिर भी
उसके बायोलॉजिकल मम्मी पापा जैसा रहा। ये स्टडी इसीलिए बता रही है कि भाई जीन्स का देखा रोल है ना। फिर इस स्टडी को जब कंटिन्यू किया गया तो हमने देखा कि हाँ, कुछ पर्टिकुलर एज तक तो ये बात है कि बायोलॉजिकल वालों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, पर बाद में क्या पता चला कि अडॉप्टेड पेरेंट का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है। यानी कि एज द चिल्ड्रन ग्रो इन एज, their level of intelligence tends to move closer to that of their adopted parents। कि एज जब तक कम है तो ठीक है, बायोलॉजिकल वालों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, पर जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है बच्चे की वैसे वैसे अडॉप्टेड पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस, अडॉप्टेड पेरेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा होने लगता है बायोलॉजिकल से। फिर एनवायरमेंटल वाली स्टडीज ने क्या बताया? एनवायरमेंटल स्टडी सिंपल सी बात बोलती है कि अगर तुम्हारा एनवायरमेंट अच्छा है तो आईक्यू भी बढ़ जाता है कुछ हद तक। अगर एनवायरमेंट खराब है तो कुछ हद तक आईक्यू में भी डिक्रीज, फॉल मतलब एक देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट की वजह से, इन दोनों पॉइंट की वजह से समझ आ रहा है कि भाई एनवायरमेंट का रोल है आईक्यू डिसाइड कराने में। इन दोनों पॉइंट्स की वजह से समझ आता है कि हमारे जीन्स या हमारी हेरिडिटी का रोल है, मतलब नेचर का रोल है। ऐसे 4 पॉइंट आपको लिखने होते हैं, एक एक नंबर का ये चारों पॉइंट होते हैं। और एक नंबर तुम्हें इंट्रोडक्शन लिखने के मिलते हैं इस टॉपिक में कि भाई नेचर क्या होता है, नर्चर क्या होता है। पहले डिबेट थी, अब दोनों पे डिपेंड करता है। और फिर फाइनली लास्ट एक नंबर तुम्हें मिलता है ये कंक्लूजन लिखने का। इस तरीके से 6 नंबर में ये क्वेश्चन यूजुअली फॉल करता है। तो एक एक नंबर इन सभी पॉइंट्स को लिखने का, 2 इसके फेवर में 2 इसके, एक नंबर इंट्रोडक्शन देने का और एक नंबर ये कंक्लूजन लिखने का कि आज हमें पता है कि इंटेलिजेंस दोनों की वजह से बनती है, जिसमें जो हेरिडिटी होती है वो एक रेंज सेट कर देती है। हेरिडिटी मतलब जीन्स एक रेंज सेट कर देती है कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स का आईक्यू है 90, पर रेंज उसकी क्या थी? उसकी रेंज है कि उसका आईक्यू 80 से लेके लेट से 95 तक जा सकता है। अब वो 80 की तरफ को जाएगा या 95 की तरफ को जाएगा ये डिसाइड करवाएगा उसका एनवायरनमेंट, बट विद इन दैट रेंज ओनली। वो रेंज किसने सेट कर दी है? हमारे जीन्स ने। तो आईक्यू कैसे डिटरमाइन होता है? हेरिडिटी सेट्स रेंज ऑफ दैट आईक्यू, इतने से इतने में रह सकता है भाई, और एनवायरनमेंट डिसाइड करवाता है कि किस तरफ को जाएगा। एनवायरनमेंट शेप करता है, सपोर्ट करता है जीन्स को, है ना। तो दिस वाज द आइडिया फॉर नेचर एंड नर्चर वाला टॉपिक। बाकी अब बहुत ही छोटे छोटे बेसिक टॉपिक इस चैप्टर के अंदर थे, जैसे कि असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में हमें पता चला मेंटल एज क्या होती है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट हमें दिया थियोडोर साइमन और एल्फ्रेड बिने ने। एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन बोलते हैं कि मेंटल एज मतलब एक इंसान की रिलेटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एक इंसान की रिलेटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि तुम कितने इंटेलेक्चुअल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो एज कंपेयर टू दी अदर पीपल ऑफ योर पर्टिकुलर एज ग्रुप, दैट बिकम्स योर मेंटल एज। कि तुम्हारा इंटेलेक्ट क्या उतना डेवलप्ड है जितना बाकी बच्चों का डेवलप्ड है तुम्हारी एज के, इसको मेंटल एज कहा जाता है। ये किसने दिया? थियोडोर साइमन और एल्फ्रेड बिने ने 1908 में। उसके बाद इन्होंने बोला कि मेंटली रिटार्डेड किसको बोला जाएगा? उस बच्चे को मेंटली रिटार्डेड बोला जाएगा जिसका MA 2 साल छोटा है, 2 साल कम है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे का क्रोनोलॉजिकल एज मतलब बायोलॉजिकल एज है 18 ईयर्स, पर उसकी मेंटल एज है 15 साल। वो दिमाग से 15 साल का है पर वैसे वो 18 साल का है। इस सिचुएशन को मेंटल रिटार्डेशन कहा जाएगा एल्फ्रेड बिने और साइमन के हिसाब से, बीइंग 2 मेंटल एज ईयर बिलो देन योर क्रोनोलॉजिकल एज। फिर आईक्यू का फॉर्मूला हमें मिला। आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने आईक्यू की डेफिनेशन दी, कॉन्सेप्ट दिया। विलियम स्टर्न बताता है आईक्यू क्या होता है? MA/CA मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द डेफिनेशन ओनली। तो आईक्यू विलियम स्टर्न ने बताया, मेंटल एज थियोडोर साइमन और एल्फ्रेड बिने ने बताई। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था नॉर्मल कर्व का टॉपिक। नॉर्मल कर्व क्या होता है? नॉर्मल कर्व एक ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का आईक्यू हमें बताता है और हमें 2-3 मेन चीजें बताता है। तो नॉर्मल कर्व के बारे में क्या क्या मेन बातें हैं? ये अपनी सेंट्रल वैल्यू से दोनों तरफ को सिमेट्रिकल होता है। ये हमें टोटल पॉपुलेशन का आईक्यू स्कोर्स बताता है कि कितने लोग कौन सी पॉपुलेशन में आते, किस आईक्यू स्कोर की रेंज में फॉल करते हैं। ये कर्व बेल शेप का है, क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग बीच में फॉल करते हैं, इसलिए बीच में से उठ जाता है, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो बिल्कुल डल या बिल्कुल गिफ्टेड है, राइट। तो नॉर्मल कर्व टोटल पॉपुलेशन का आईक्यू बताता है। ये बताता है कि 70 से कम वालों को इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट कहा जाता है, 130 से ऊपर वालों को गिफ्टेड कहा जाता है, और ज्यादातर लोग 90 से 110 में फॉल करते हैं, और मीन आईक्यू हमारा 100 होता है। दिस इज योर नॉर्मल कर्व, और इसके बारे में यहां पर सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है हमारे टोटल आईक्यू स्कोर्स का।
जिसमें सेंट्रल वैल्यू मीन वैल्यू 100 होती है और वो उससे सिमेट्रिकल होता है दोनों तरफ को, बताता है 70 से नीचे वालों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है और 130 से ऊपर वालों को गिफ्टेड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नॉर्मल कर्व में हमने क्या पढ़ा था? यस, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नॉर्मल कर्व में हमने पढ़ा था इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। 70 से नीचे वाले लोग, जिन लोगों का IQ 70 बिलो है, उनको इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट कहा जाता है। ऐसे बच्चों में 3 मेन फीचर्स AAMD ने हमें बताए थे। तो अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो ये तीनों फीचर तुम्हें लिखने हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी, इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट उसे कहा जाता है जो बहुत ज्यादा नीचे है एवरेज फंक्शनिंग से। मतलब जहां एक इंसान की एवरेज फंक्शनिंग 100 है, ये बच्चे ऑपरेट कर रहे हैं समवेयर अराउंड 70। देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप, दैट इज व्हाई वी से दीज पीपल हैव सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जिसका मतलब है कि उनका IQ 70 से कम है। दूसरा पॉइंट, इन लोगों में अडेप्टिव बिहेवियर की कमी होती है, ये अपने एनवायरमेंट के साथ ढल नहीं पाते हैं। दे कैन नॉट डील इफेक्टिवली विद देयर एनवायरमेंट, नॉट एबल टू डील इफेक्टिवली विद एनवायरमेंट। तो इनमें अडेप्टिव बिहेवियर की कमी होती है। 70 से नीचे IQ होता है, मतलब सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इनकी होती है। ऑल्सो ये जो सारे सिम्टम है वो 18 ईयर के होने से पहले पहले सामने आ जाते हैं। 18 साल के होने से पहले पहले सिम्टम्स का सामने आना, अडेप्टिव बिहेवियर की कमी होना, IQ का 70 से कम होना, मतलब बहुत कम लेवल की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होना, ये फीचर्स है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के। इसको डिफाइन बना के एक लाइन में लिख सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो। इसकी रेंज होती है, जैसे ये बीमारी है, डिसऑर्डर है, चैप्टर 4 में दोबारा पढ़ेंगे इस टॉपिक को, तो इसकी रेंज होती है। माइल्ड लेवल की दिक्कत है किसी को, मॉडरेट लेवल का है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, प्रोफाउंड का है या सीवियर का है। तो इसको कैसे याद करोगे? 70 से नीचे वाली सबसे पहली रेंज हो गई माइल्ड की। माइल्ड के बाद तुम्हारा आया मॉडरेट। मॉडरेट में होता है तुम्हारा 54 या मतलब 55 से लेके अप्रोक्सीमेटली 35 तक। फिर उसके बाद 35 से लेके अप्रोक्सीमेटली 25 तक जाता है तुम्हारा सीवियर कैटेगरी, और प्रोफाउंड आ जाता है 25 से कम। 25 से नीचे प्रोफाउंड, 25 से 35 सीवियर, 35 से 55 तक लगभग मॉडरेट, और 55 से 70 वाली कैटेगरी मतलब 69 वाली कैटेगरी माइल्ड कैटेगरी। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये कैटेगरी होती है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की। उसके बाद हमने पढ़ा था इनसे बिल्कुल उल्टे लोग, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ नॉर्मल कर्व। नाउ राइट हैंड साइड पे आते हैं कौन? गिफ्टेड लोग। गिफ्टेड लोग कौन होते हैं? गिफ्टेड लोग, सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी चीज गिफ्टेडनेस के बारे में जो तुम लिखोगे, दैट इज इनके अंदर एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिफ्टेडनेस? कि इन लोगों में जनरल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब जो जी फैक्टर चार्ल्स पियरमैन ने बताया था वो इनमें बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी कर लो, टैलेंट और गिफ्टेडनेस में क्या डिफरेंस होता है? गिफ्टेडनेस मतलब ज्यादा फील्ड्स में अच्छा होना, और टैलेंटेड मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा होना। तो गिफ्टेडनेस में एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी होती है, जिसका मतलब होता है कि बच्चे में 130 अबव IQ है, बच्चे के अंदर 130 से ज्यादा IQ है, मतलब एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी है। टीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो उसमें हाई एबिलिटी, हाई कमिटमेंट, हाई क्रिएटिविटी पाई जाती है। वो जो बच्चे जिनको हम गिफ्टेड कहते हैं, दे हैव हाई एबिलिटी टू परफॉर्म ऑलमोस्ट ऑल दी परफॉर्म गुड इन ऑलमोस्ट ऑल द स्किल्स। दे आर हाईली क्रिएटिव हर तरीके के टास्क में, और हर तरीके के टास्क को करने के लिए कमिटेड भी ये लोग रहते हैं। तो 3 H आते हैं अकॉर्डिंग टू टीचर या साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव लिखा जाता है, हाई एबिलिटी, हाई कमिटमेंट, हाई क्रिएटिविटी। दूसरा मेन पॉइंट, ये बच्चे बचपन से ही अपने साइन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में पढ़ा था 18 ईयर का होने से पहले पहले सिम्टम सामने आ जाते हैं, वैसे ही गिफ्टेड बच्चे भी जो होते हैं वो भी ना बचपन से ही अपने साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी को दिखाना चालू कर देते हैं। जैसे आम बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होगा, पर इन बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा रहता है कंपैरेटिव टू दी नॉर्मल बच्चे। आम बच्चे अपने एनवायरनमेंट के लिए इतने सेंसिटिव नहीं होते जितने ये सेंसिटिव होते हैं। आम बच्चों की मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी इनकी होती है। इनके अंदर एडवांस लॉजिकल थिंकिंग होती है, ये क्वेश्चनिंग माइंडसेट रखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर रखते हैं, हर चीज को बहुत जल्दी परसीव कर लेते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं। पॉइंट क्या बनाओगे गिफ्टेडनेस पे अगर क्वेश्चन आता है 4 नंबर का? पहली जरूरी चीज 130 से ज्यादा IQ। एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी मतलब इनके अंदर बहुत तगड़ी जनरल एबिलिटी होती है, जी फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरा पॉइंट तुम बनाओगे 3H, ये जो 3H लिखे हैं। तीसरा पॉइंट तुम बना देना फीचर्स का, कि इनके क्या क्या फीचर होते हैं, ये सब फीचर। और लास्ट पॉइंट में लिख देना कि अपना फुल पोटेंशियल हासिल करने के लिए इन बच्चों को भी स्पेशल अटेंशन की नीड पड़ती है।
एक गिफ्टेड बच्चे को अगर हम आम बच्चों के साथ पढ़ाएंगे तो उसका भी पोटेंशियल एवरेज होकर रह जाएगा, है ना। तो गिफ्टेड वाले बच्चों को भी स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है, तभी वो अपना फुल पोटेंशियल हासिल कर पाते हैं, और बचपन से अपने सिम्टम शो करना ये भी बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। ये सब है जरूरी गिफ्टेडनेस के बारे में। फिर क्या था चैप्टर में, फिर तो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कितने तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल और ग्रुप। क्या मतलब है कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो आप एक बारी में एक ही इंसान पे कर सकते हो, ऐसे टेस्ट को इंडिविजुअल टेस्ट कहा जाता है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो एक ही साथ बहुत सारे लोग कर सकते हैं, उनको ग्रुप टेस्ट कहा जाता है। तो जिन टेस्ट को एक समय पर एक ही बच्चा कर सकता है, इंडिविजुअल टेस्ट। जिस टेस्ट को बहुत सारे बच्चे एक साथ कर सकते हैं, ग्रुप टेस्ट। वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस, ये है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट या आइटम यूज्ड। वर्बल टेस्ट के लिए पहला पॉइंट, लैंग्वेज जरूरी होती है। वर्बल टेस्ट में आपको अपने आंसर रिटन या ओरल फॉर्म में देने पड़ते हैं। वर्बल टेस्ट में सिर्फ एक लिटरेट बंदा ही वर्बल टेस्ट को ऑब्वियसली दे सकता है, क्योंकि लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। नॉन वर्बल टेस्ट में पिक्चर्स, सिंबल्स, इलस्ट्रेशंस यूज होती हैं। नॉन वर्बल टेस्ट में लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। परफॉर्मेंस टेस्ट में हमें कुछ परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है, मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जरूरी वर्ड बन जाता है। क्या मतलब था इसका, कि हमें अपने एनवायरनमेंट में जो भी मटेरियल है, जो भी चीजें हैं, उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है। जैसे पजल सॉल्व करिए बचपन में, एक इधर से पजल का पीस उठाया, उधर से उठाया, साथ में जोड़ा, क्या किया, मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कुछ एक्शन में करना, कुछ परफॉर्म करना, मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स करना, परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल में लैंग्वेज रिक्वायर्ड, ओरली रिटन फॉर्म में लिटरेट लोग कर सकते हैं। नॉन वर्बल में क्या था, पिक्चर, इलस्ट्रेशन, सिंबल्स यूज होते हैं। दैट इज ऑल। यहां कुछ करके दिखाना है, वहां पे पिक्चर को चूज करना है, इलस्ट्रेशन में चूज करना है, वहां पर लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, रिटन या ओरली आंसर देने हैं। लास्टली आता है कल्चरली फेयर या कल्चरली बायस टेस्ट। कल्चरली फेयर वो टेस्ट होते हैं जो किसी भी कल्चर का इंसान दे सकता है। कल्चरली बायस टेस्ट वो आईक्यू के टेस्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर कल्चर को ध्यान में रख के बनाए गए। तो जो टेस्ट एक पर्टिकुलर कल्चर को ध्यान में रख के बनाया गया है, कल्चरली बायस्ड, जो किसी भी कल्चर के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, हर कल्चर का बंदा उस टेस्ट को कर सकता है, वो कल्चरली फेयर टेस्ट होता है। फिर एक टॉपिक था टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब इंडिया में कैसे डेवलप हुए टेस्ट। इंडिया में टेस्ट कौन लाया, एसएम मोहसिन। एसएम मोहसिन इंडिया में टेस्ट को पहली बार उसने हिंदी में डेवलप किया। और फिर सीएच राइस ने दूसरा अटेम्प्ट किया जब स्टैनफोर्ड बिने को उर्दू और पंजाबी में चेंज किया। तो सीएच राइस ने उर्दू और पंजाबी में पहली बार किया, एसएम मोहसिन ने 1930s में पहली बार किसी भी इंडियन लैंग्वेज में किसी टेस्ट को चेंज किया। तो एसएम मोहसिन ने हिंदी में किया पहली बार, सीएच राइस ने उर्दू और पंजाबी में टेस्ट को बनाया। बाकी और भी चीजें थी, रीड कर लेना, पर जरूरी यही नाम है, सबसे जरूरी सिर्फ एसएम मोहसिन है यहाँ पे। पहला बंदा कौन था, वो एसएम मोहसिन था। फिर सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज कल्चर एंड इंटेलिजेंस। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, कल्चर एंड इंटेलिजेंस के अंदर हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि हमारा कल्चर हमारे इंटेलिजेंस को देखने के नजरिए को बदल देता है। हमारा कल्चर हमारे इंटेलिजेंस को देखने के नजरिए को बदल देता है। कैसे, हमने एग्जांपल दिया वेस्टर्न कल्चर का और इंडियन कल्चर का अबाउट इंटेलिजेंस। इसमें क्या याद करोगे, क्या मेन बात है, वेस्टर्न कल्चर क्या बोलता है, वेस्टर्न कल्चर एक ऐसे आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस में बिलीव करता है जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। वेस्टर्न कल्चर टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस के आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस में बिलीव करता है। वेस्टर्न कल्चर का फोकस कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे होता है बस। वेस्टर्न कल्चर सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस के बारे में जब बात करता है ना, तो वो कहता है एक बच्चे को कॉग्निटिवली शार्प होना चाहिए। किसको बोलेंगे इंटेलिजेंट, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कल्चर वो बच्चा इंटेलिजेंट कहलाएगा जो कॉग्निटिवली बहुत शार्प है। जैसे कि जिसके अंदर अटेंशन की स्किल है, ऑब्जर्वेशन की स्किल है, एनालिसिस की स्किल है, परफॉर्मेंस की स्किल है, एटसेट्रा, तुम उसके बाद लिख सकते हो। तो ऐसे बच्चे को इंटेलिजेंट कह दिया जाएगा टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस के आइडिया के हिसाब से, जो आइडिया किनका है, वेस्टर्न कल्चर्स का। तो वेस्टर्न कल्चर टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस में बिलीव करते हैं, जो मानते हैं कि इंटेलिजेंट वो है जो कॉग्निटिवली शार्प है। तो इनका फोकस सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे है, और ये सब स्किल्स लिख के एटसेट्रा आप लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि पर जिन स्किल्स को, जिन क्वालिटीज को इंटेलिजेंट एक्शन माना जाता है नॉन वेस्टर्न कल्चर में, वो बहुत डिफरेंट है। जैसे कि इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर हम बात करें तो भाई हमारे हिसाब से इंटेलिजेंस का 1/4 हिस्सा है कॉग्निटिव कैपेसिटी। मतलब हमारे लिए इंटेलिजेंस इंक्लूड तुम कॉग्निटिवली कैसे हो, तुम सोसाइटी में कैसे हो, सोशली कैसे हो, तुम
इमोशनली कैसे हो और तुम एंटरप्रेन्योरली कैसे हो, मतलब तुम्हारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी है, काम धंधा कर सकते हो, हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो, तुम इमोशंस को अच्छे से मैनेज करते हो, पोलाइट हो या नहीं, तुम समाज में कैसे रहते हो, सोशल स्किल्स हैं, समाज की रिस्पेक्ट करते हो, लोगों की मदद करते हो जिसको जरूरत होती है, और तुम बताओ कि अब तुम दिमागी स्तर पे कैसे हो, कॉग्निटिवली कैसे हो। तो हमारे लिए कॉग्निटिव कैपेसिटी 1/4 हिस्सा है, 1/4 पार्ट है वो हमारी इंटेलिजेंस का, पर उनके लिए यही सब कुछ है। तो जो इंडियन पर्सपेक्टिव है वो हुआ ना होलिस्टिक, इंडियन पर्सपेक्टिव ज्यादा परवेसिव हुआ ना इफेक्ट में, अपने स्कोप में। तो बुद्धि का जो नोशन है वो जेपी दास ने एक्सप्लेन किया था, इसने बताया कि हमारा जो नोशन है वो ज्यादा परवेसिव है इफेक्ट में, वो ज्यादा होलिस्टिक है। क्यों? क्योंकि हम कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे इक्वल अटेंशन देते हैं। तो हमारे लिए, इंडियन पर्सपेक्टिव के लिए, इंटेलिजेंस के 4 फेसेट्स हैं। फेसेट्स मतलब सब पार्ट बोल दो, कि हमारे लिए इंटेलिजेंस के 4 सब पार्ट है भाई। कॉग्निटिव कैपेसिटी, सोशल कॉम्पिटेंस, इमोशनल कॉम्पिटेंस, एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस। बट उनके लिए इंटेलिजेंस सिर्फ कॉग्निटिव कैपेसिटी तक ही लिमिटेड है। हाँ, कॉग्निटिव एस्पेक्ट तक ही लिमिटेड है। इंडियन नोशन को नाम दिया जाता है इंटेग्रल इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली इंटेग्रल सारी चीजें मिलके उनको कहा जाता है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये इस तरीके से कल्चर हमारे आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस को इंपैक्ट करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट हमें दिया था सेल्वे एंड मेयर ने। सेल्वे एंड मेयर ने इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया। ये बताता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी ऐसी एबिलिटी को कहा जाता है जिसकी मदद से तुम इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाते हो, इमोशंस में डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो, और इमोशन वो जो तुम्हें समझ आया उसको यूज भी कर पाते हो अपने एक्शंस और थिंकिंग को गाइड करने के लिए। 3 एस्पेक्ट है इस डिफाइन के अंदर। The ability to monitor your and others emotion, मतलब अपने और दूसरों के इमोशन को समझ पाना। मॉनिटर करना मतलब समझ पाना अपने और दूसरों के इमोशंस को, उनमें फर्क कर पाना, मेरे इमोशन कैसे हैं, उसके इमोशन कैसे हैं। जो तुम्हें समझ आया कि अच्छा मेरे ऐसे हैं, उसके ऐसे हैं, उसके हिसाब से उनको यूज करके अपनी थिंकिंग और एक्शंस को करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरी चलती क्लास में कोई बच्चा हेड डाउन करके बैठा था, मैंने उस बच्चे को नहीं डांटा क्योंकि वो बच्चा नॉर्मली क्लासों में पढ़ता है। पढ़ने वाला बच्चा 100 दिनों में से एक दिन हेड डाउन करके बैठा है और उदास लग रहा है, मैं उसे क्यों डांटूं? क्यों नहीं डांटा मैंने? क्योंकि मैंने पहले समझा, मेरे इमोशन एंगर, उसके इमोशन सैडनेस, फर्क किया, अच्छा मैं गुस्से में हूं, वो बेचारी उदास है, फिर मैंने उसका इस्तेमाल किया, इस समझ का, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि वो ध्यान नहीं दे रही है, वो खराब बच्ची है, वगैरह वगैरह, ये सोचना बंद कर दिया और अपने एक्शन को गाइड किया कि नहीं, उसको नहीं डांटना। दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू मॉनिटर योर ऑन एंड अदर्स इमोशंस, उनमें फर्क कर पाना और उस इंफॉर्मेशन को यूज करना अपनी थिंकिंग और एक्शन को गाइड करने के लिए। जैसे आईक्यू डिनोट करता है इंटेलिजेंस को, वैसे ही ईक्यू डिनोट करता है इमोशनल इंटेलिजेंस को। एंड दैट इज ऑल फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। एक बार ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना, इमोशनल इंटेलिजेंट लोग कैसे होते हैं, सेंसिटिव रहते हैं अपने और दूसरों के लिए, लोगों की बॉडी लैंग्वेज वगैरह को नोटिस करते हैं, ये तुम्हें एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। उसके बाद ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है? प्रेफरेंस, सॉरी, कैपेसिटी एक इंसान की, अंडरलाइंग पोटेंशियल एक इंसान का। इंटरेस्ट क्या होता है? प्रेफरेंस। यहां बताया गया है एक फील्ड में अच्छा करने के लिए एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों होने चाहिए। इंटरेस्ट मतलब तुम उस चीज को करना चाहते हो, एप्टीट्यूड मतलब तुम उस चीज को कर सकते हो। एप्टीट्यूड पोटेंशियलिटी को डिनोट करता है, इंटरेस्ट प्रेफरेंस को डिनोट करता है। और फिर एप्टीट्यूड के 2 तरीके के टेस्ट बताए गए हैं, इसको ज्यादातर बच्चे स्किप कर देते हैं इस टॉपिक को, ये गलती मत करना। एप्टीट्यूड के 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट और मल्टीपल। इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट उस टाइप के एप्टीट्यूड टेस्ट को कहा जाता है जो एक ही एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए बना है, वेयर एज मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट उस टेस्ट को कहा जाता है जो एक साथ बहुत सारे एप्टीट्यूड्स को चेक कर सकता है। एक टेस्ट है जो एक बच्चे का क्लरिकल एप्टीट्यूड चेक करने के लिए बना है, उसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। एक टेस्ट है जो बच्चे का क्लरिकल, मैकेनिकल, साइकोमोटर, लिंग्विस्टिक, बहुत सारे एप्टीट्यूड्स को एक साथ चेक कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत सारे एप्टीट्यूड्स को एक साथ चेक करता है, इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ एक ही एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए बनाया जाता है। लेट्स कम टू द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। अब लास्ट पोर्शन ऑफ चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? क्रिएटिविटी क्या होता है, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस के साथ कैसे रिलेटेड है, ये दोनों चीजें,
और क्रिएटिविटी के टेस्ट और इंटेलिजेंस के टेस्ट आपस में कैसे रिलेटेड और डिफरेंट है। क्रिएटिविटी क्या होता है? किसी नई चीज की प्रोडक्शन को क्रिएटिविटी कहा जाता है, चाहे वो आइडिया हो, सर्विस हो, गुड हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। तुमने कोई नई चीज प्रोड्यूस करी है जो यूजफुल है, यूनिक है, तो वो क्रिएटिव कहलाएगी। लोगों को लगता है क्रिएटिविटी कुछ ही लोगों तक लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी एक आम इंसान में भी हो सकती है, इसीलिए कहा जाता है देयर आर टू लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी। जब जो चीजें जैसे होती हैं, ध्यान से सुनना, जो चीजें जैसे होती हैं जब हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, इसको बेसिक लेवल ऑफ क्रिएटिविटी कहा जाता है। बेसिक लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। मैगी एक तरीके से बनती है, मैंने उसको बनाने के तरीके को वेज ऑफ मॉडिफिकेशन कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया और कुछ अलग ही बना दिया। बेसिक लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, ये भी क्रिएटिविटी है। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी क्या होता है? सब कुछ नया प्रोड्यूस करना। तो देयर आर टू लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेक्सपियर ही क्रिएटिव था, गाली भी क्रिएटिव है ना? या किसी ने कोई बहुत तगड़ा अलग ही बिजनेस बना दिया, वही क्रिएटिव है। कुछ आम लोग, मतलब आम लोग भी क्रिएटिव होते हैं। बेसिक लेवल ऑफ क्रिएटिविटी जो मॉडिफिकेशन के थ्रू हो जाती है चीजों में। और हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी उसको कहा जाता है जब हम सब कुछ ही नया इन्वेंट करते हैं। क्रिएटिविटी कैसे डिटरमाइन होती है? तो जो फंडा हमने आईक्यू पे लगाया था ना, कि हेरिडिटी सेट्स द रेंज, मतलब जीन्स सेट द रेंज एंड एनवायरमेंट डिसाइड उसके अंदर अंदर का पार्ट, सेम फंडा यहां पे लागू हो रहा है। पढ़ो, क्रिएटिविटी इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। Limits of the creative potential are set by heredity and environmental factors stimulate the development of the creativity। क्या समझ आया? जो वहां था वही यहां है। क्रिएटिविटी भी सेम तरीके से डिटरमाइन हो रही है। क्रिएटिव पोटेंशियल की भी लिमिट हमारे जीन सेट करते हैं और लिमिट के अंदर अंदर एनवायरमेंट उसकी मदद करता है शेप होने में। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, क्या इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी के साथ रिलेटेड है? इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना। इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी के साथ रिलेटेड है या नहीं? लेविस टर्मन, ये वही बंदा है जिसने गिफ्टेडनेस के टॉपिक पे बहुत बात करी है। लेविस टर्मन ने 1920s में ना बहुत सारी रिसर्चेस करी। इसको समझ आया कि जो बंदा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था वो क्रिएटिव था, पर दूसरे बंदे को देखा जो बहुत इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव नहीं भी था। ऐसी बहुत सी रिसर्चेस के बाद ये बंदा एक कंक्लूजन पे पहुंचा। इसने बोला कि भाई इंटेलिजेंस बाय इटसेल्फ डज नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी ना। इंटेलिजेंट हो तो उसका मतलब कि तुम क्रिएटिव हो? नो। पर आगे जब रिसर्चेस कंटिन्यू हुई, मतलब मैंने क्या बोला, लेविस टर्मन ने बोला कि भाई इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि तुम क्रिएटिव हो। इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी को इंश्योर नहीं करता है। पर फिर हुई बाकी रिसर्चेस ने बोला भाई दुनिया को कंफ्यूज मत कर, ये भी तो बता कि पर अगर तुम क्रिएटिव हो तो मतलब कि हाँ तुम इंटेलिजेंट हो। इट इज समथिंग लाइक दिस। देखो, इंटेलिजेंट हो तो क्रिएटिव हो नहीं, पर क्रिएटिव हो तो इंटेलिजेंट हो हाँ। मतलब क्या बोल रहे हैं हम? ऑल इंटेलिजेंट्स आर नॉट क्रिएटिव बट ऑल क्रिएटिव्स आर इंटेलिजेंट। क्यों बोला ऐसा? समझो, लॉजिक को समझो। क्योंकि हर क्रिएटिव काम को करने के लिए थोड़ी बहुत एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए? एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड चाहिए या नहीं चाहिए? चीजों को समझ तो आना चाहिए ना। मेमोरी की पावर चाहिए या नहीं चाहिए? लुईस सेशन ने क्या बोला था? स्विम वीपीएन के अंदर वो एम से मेमोरी था ना। तो इंटेलिजेंस का तो पार्ट है मेमोरी। मेमोरी अगर तुम यूज कर रहे हो, रिटेन रिट्रीव कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, फिर तो वो इंटेलिजेंस का पार्ट है। चीजों को समझना, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटेलिजेंस है। नॉलेज को एक्वायर करना इंटेलिजेंस है। तो तुम्हें किसी भी क्रिएटिव काम को करने के लिए थोड़ी बहुत लिटिल इंटेलिजेंस तो चाहिए ना, है ना? तो कहने का मतलब क्या है? दैट यस, अगर आप क्रिएटिव हो तो आप इंटेलिजेंट तो हो, बट बियॉन्ड दैट इंटेलिजेंस डज नॉट कोरिलेट विद क्रिएटिविटी। तो मैंने क्या बोला एक बार शॉर्ट में अगर बताऊं 1 मिनट के अंदर, इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी को इंश्योर नहीं करता, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस को इंश्योर करती है। पर क्या हम ये कह रहे हैं कि हाई क्रिएटिविटी मींस हाई इंटेलिजेंस? नो, हम ये नहीं कह रहे कि क्रिएटिविटी ज्यादा है तो इंटेलिजेंस भी ज्यादा होगा। हम बस इतना कह रहे हैं क्रिएटिविटी है तो इंटेलिजेंस तो होगा ही होगा। बस इतनी बात यहां पर कही जा रही है, दैट यस रिलेशनशिप इज पॉजिटिव। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच रिश्ता पॉजिटिव है। क्रिएटिव हो तो इंटेलिजेंस तो हो ही हो, पर ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर तुम ज्यादा क्रिएटिव हो तो तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, ये बात पूरी लिखनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट फॉर द होल चैप्टर इज
क्रिएटिविटी टेस्ट इंटेलिजेंस के टेस्ट से कैसे डिफरेंट है? तो क्रिएटिविटी के टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट में जब डिफरेंस बिटवीन आएगा तो 2 पॉइंट तो तुम बहुत आसानी से लिख सकते हो, 3 भी बना सकते हो, पर पहले मैं तुम्हें मेन वाले 2 पॉइंट बताता हूं। क्रिएटिव टेस्ट के बारे में हमने लिखना है कि ज्यादातर, अब अगेन रिपीटिंग, ज्यादातर लिख के आना, मोस्टली वर्ड लिख के आना। मोस्टली ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज किए जाते हैं क्रिएटिव टेस्ट में, और मोस्टली क्लोज एंडेड क्वेश्चन यूज किए जाते हैं इंटेलिजेंस के टेस्ट में। दूसरा पॉइंट बना देना कि पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम बना देंगे कि इंटेलिजेंस के टेस्ट में जिस टाइप की थिंकिंग इन्वॉल्व होती है उसको कहा जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, और क्रिएटिविटी के टेस्ट में जिस टाइप की थिंकिंग इन्वॉल्व होती है उसको कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज होती है, इंटेलिजेंस के टेस्ट को करते वक्त कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज होती है। इसमें ज्यादातर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं भाई, इसमें ज्यादातर क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तीसरा पॉइंट और बना देना, यहां पर इमेजिनेशन का स्कोप नहीं होता है, इसमें इमेजिनेशन का स्कोप होता है। पर सारे पॉइंट में क्या लिखेंगे? मोस्टली मोस्टली मोस्टली। तो मोस्टली यहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली यहां पर डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज होती है, मोस्टली यहां पर इंटेलिजेंस यूज होती है। अरे मैं 4 उंगलियों से लिख सकता हूं, खैर हाँ। तो मोस्टली यहां पर इंटेलिजेंस कह रहा हूं, मोस्टली यहां पर इमेजिनेशन की कैपेसिटी होती है। यहां पर क्या था, कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज होती है मोस्टली। यहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यहां मोस्टली क्लोज एंडेड, यहां मोस्टली कन्वर्जेंट थिंकिंग, और यहां पर इमेजिनेशन का स्कोप नहीं है। विद दिस नोट वी आर डन विद आवर chapter. So that is all for your chapter. You can revise from these flow charts also. ये तुम्हारी रिवीजन के लिए। मैं चाहता था तुम्हें इनमें से भी पढ़ा सकता था, बट मतलब थोड़ा ज्यादा शॉर्ट हो जाता। तो अच्छी बात है, डिटेल नोट्स के थ्रू ही हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और अगर तुमने यहां तक क्लास को सुना है, और आज मुझे पता था क्लास में कम ही बच्चे बचेंगे, देखो मैंने दोनों बैच की एक साथ क्लास रखी है, और लगभग नहीं तो 36-37 से ज्यादा बच्चे हैं, और क्लास में कितने बच्चे हैं देख लो, कितने हैं ये? 14 में से 2 मेरी स्क्रीन ही है ना, या एक ही है, तो लगभग 12-13 बच्चे हैं सिर्फ क्लास में। आई न्यू कि इतना ज्यादा अटेंशन स्पैन तुम्हारा नहीं है ज्यादातर बच्चों का, बट जो बच्चे अभी तक एक्टिव हैं, सुन रहे हैं, स्पेशली तपेंद्र, केशव, मनपाहुल, जिनमें इतनी हिम्मत है कि शक्लें दिखा के बैठे हैं, वरना आई नो ज्यादातर बच्चे स्टार्ट ऐसे करे होंगे और लास्ट में आते आते ऐसे हो चुके होंगे, है ना, घर बैठ के क्लास ले रहे हो। कईयों का तो अभी चादर वादर भी चढ़ गई होगी कि बस सो जाएंगे। तो ऐसा मत किया करो, अपनी अटेंशन को थोड़ा सा तो विकसित करो। माना तुम लोग गिफ्टेड नहीं हो, कि तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा लार्ज अटेंशन स्पैन नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा बढ़ा के रखो, 12th क्लास है, इतना करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस चैप्टर। नाउ एनी डाउट, एनी इश्यू तो तुम लोग पूछ सकते